कहानी की शुरुआत मिन नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट से होती है। मिन की लाइफ बाकी स्टूडेंट्स जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसके लिए स्कूल जाना किसी सजा से कम नहीं था और हालात तो यहाँ तक पहुँच चुके थे कि उसको स्कूल जाने से बेहतर मरना मंजूर था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल मिन कई सालों से स्कूल में बुलिंग का शिकार होते हुए आ रहा है, क्योंकि कुछ अमीर बाप के बिगड़ैल बच्चे बिना किसी वजह से उसे हर रोज मारते पीटते हैं और पूरे स्कूल के सामने उसका मजाक उड़ाते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, लेकिन मिन के लिए हर दिन किसी नर्क से कम नहीं। अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मिन की हिम्मत जवाब देने लगी है। हर सुबह जब वो स्कूल के लिए निकलता है तो उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। अब उसकी तो बस इतनी ही इच्छा थी कि किसी तरह से स्कूल के ये बचे हुए 2 साल जल्दी से खत्म हो जाए ताकि वो इस नरक से आजाद हो जाए। लेकिन फिर एक दिन स्कूल में कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर मिन के पांव तले से जमीन खिसक जाती है। एक दिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसकी नजर अपने दोस्त डेसुक पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, डेसुक स्कूल की छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। फिर अगले ही पल स्कूल में अफड़ा तफड़ी मच जाती है। हर कोई हैरान था कि आखिर डेसुक ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया। अब मिन के सामने ये सब होने की वजह से उसको भी गहरा सदमा लगता है। दरअसल कुछ समय पहले तक डेसुक भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि स्कूल में जुन नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोगों को बुरी तरह से परेशान करता है। वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए दूसरे लड़कों को मारता पीटता भी है। अब ये बात स्टूडेंट्स तक तो ठीक थी, लेकिन उसने तो टीचर्स तक को भी नहीं छोड़ा। दरअसल जुन के पिता मिस्टर पिल एक पावरफुल पॉलिटिशियन है। इसी वजह से टीचर्स तक में उसको कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। अब अपने पिता की ताकत के दम पर जुन पूरे स्कूल पर राज करता है। फिर एक दिन जुन एक टेम्परेरी फीमेल टीचर के साथ बदतमीजी करने लगता है। इस समय पूरी क्लास वहां पर मौजूद थी और किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, लेकिन डेसुक से रहा नहीं गया और वो गुस्से में जुन को वहीं पर रुक जाने के लिए बोल देता है। और बस यही डेसुक की सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन के बाद जुन और उसकी गैंग की नजर डेसुक पर ही अटक गई, जिसके बाद जुन और उसके दोस्त हर रोज डेसुक को बुली करने लगे। अब उसको हर रोज बुरी तरह से पीटा जाने लगा और साथ में इतना ज्यादा परेशान भी किया जाता था कि पूरे स्कूल के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी गई। लेकिन फिर भी वो चुपचाप सहता रहा, इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात तो सुधरने की बजाय और भी बदतर होने लगे। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जुन अपने पॉलिटिशियन पिता का इस्तेमाल करके डेसुक के पिता की नौकरी भी छीन लेता है। जब डेसुक को ये बात पता चलती है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसको लगने लगता है कि उसका जिंदा रहना ही उसके पेरेंट्स के लिए बोझ बन गया है। फिर एक दिन वो स्कूल की छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। अब प्रेजेंट में डेसुक की मौत के बाद मिन को उम्मीद थी कि पुलिस अब सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जुन और उसके दोस्त पहले की तरह स्कूल में बेधड़क घूमते रहते हैं। डेसुक की जान जाने के बाद भी उनको कोई सजा नहीं मिली, यहाँ तक कि अब डेसुक के बाद मिन उनका नया शिकार बन जाता है। एक दिन जुन का दोस्त ग्वान बिना किसी वजह के मिन को बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन बेचारा मिन कुछ भी नहीं कर पाता। वो बस चुपचाप सब कुछ सहता रहता है, क्योंकि अगर वो जवाबी हमला करता तो उसकी जिंदगी और भी बर्बाद हो जाती। इस समय ग्वान लगातार मिन पर मुक्कों की बारिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से ग्वान के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ आकर लगता है। थप्पड़ इतना तेज था कि ग्वान दूर जाकर गिरता है। तभी उसकी नजर सामने खड़े एक आदमी पर जाती है और उस आदमी को देखकर पूरा स्कूल हैरान हो जाता है, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ग्वान पर भी हाथ उठा सकता है। फिर थप्पड़ खाने के बाद ग्वान गुस्से से उस आदमी पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन अगले ही पल वो आदमी एक और जोरदार थप्पड़ मारकर उसका चेहरा लाल कर देता है। फिर वो ग्वान को इतने बुरे तरीके से पीटता है कि उसकी सारी गुंडागर्दी निकल जाती है। फिर वो सभी को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मेरा नाम जिन है और मैं एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो यानी कि ERPB का इंस्पेक्टर हूँ। ये ब्यूरो हाल ही में बनाया गया है और इसका मकसद स्कूल में होने वाले वायलेंस और क्राइम को रोकना है। ये स्कूल यानी कि देहान हाई स्कूल मेरा पहला मिशन है। मेरे पास स्टूडेंट्स को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाने का पूरा अधिकार है। फिर नेक्स्ट डे जिन मिन की क्लास का होम रूम टीचर बनकर आता है। फिर वो सभी स्टूडेंट से डेसुक के बारे में पूछता है, लेकिन तभी एक स्टूडेंट डेसुक की मौत का मजाक उड़ाने लगता है। जिनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर वो उस लड़के से कहता है कि तुम्हारे एक क्लासमेट की जान चली गई और तुम्हें हंसी आ रही है। फिर इतना कहकर वो पूरी क्लास के सामने उसको खर्चा पानी दे डालता है और वो लड़का तुरंत शांत हो जाता है।
फिर जिन पूरी ही क्लास को पुनिशमेंट के तौर पर फ्लोर पर लेट जाने का ऑर्डर देता है। सभी उसके डर से उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन जुन उसकी बात नहीं सुनता। वो बाकी स्टूडेंट से भी कहता है कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब जिन को भी समझ में आ जाता है कि अगर वो इस स्टूडेंट को काबू कर लेगा तो बाकी सभी तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। फिर वो जुन के पास आकर कहता है कि मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा और अगर तब तक तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें सजा मिलेगी। फिर जिन गिनती शुरू कर देता है, लेकिन जुन अपनी जगह से नहीं हिलता। फिर अगले ही पल जिन का हाथ एक बार फिर से चल जाता है और जुन का गाल लाल हो जाता है। जिन लगातार उसको थप्पड़ मारता रहता है जब तक कि वो हार नहीं मान लेता। अब आखिरकार जुन फ्लोर पर लेट ही जाता है और उसको देखकर बाकी की क्लास भी लंबा लेट हो जाती है। तभी लंच ब्रेक के दौरान भी जुन अपनी गुंडागर्दी नहीं छोड़ता। वो लाइन तोड़कर सबसे आगे चला जाता है। फिर जिन उसको रोकते हुए कहता है कि अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें दोबारा से लाइन में लगना होगा। ये बात सुनकर जुन गुस्से में सबका खाना बर्बाद कर देता है और अपनी प्लेट को डस्टबिन में फेंक देता है। लेकिन तभी जिन बाहर आता है और वही खाना उठाकर जुन के सिर पर उड़ेल देता है। अब वो पूरे स्कूल के सामने जुन को शर्मिंदा कर देता है और घर जाने से पहले फ्लोर को साफ करने का भी ऑर्डर देता है। लेकिन जुन तो फ्लोर साफ किए बिना ही घर चला जाता है। कुछ देर बाद जिन सीधे उसके घर पर पहुंच जाता है और मिस्टर पिल को बताता है कि आपका बेटा एक बुली है और स्कूल में दूसरे बच्चों को परेशान करता है। लेकिन मिस्टर पिल तो उल्टा जिन को ही धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो मेरे बेटे से दूर ही रहना, वरना मैं तुम्हारा करियर खा जाऊंगा। हालांकि जिन पर इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ता। फिर वो मिस्टर पिल के सामने ही उनके बेटे जुन का कान पकड़कर स्कूल में वापस ले जाता है और पुनिशमेंट के तौर पर सभी वॉशरूम भी साफ करवाता है। तभी अगले दिन मिस्टर पिल स्कूल पहुंचकर हंगामा खड़ा कर देते हैं। वो प्रिंसिपल को धमकी देते हैं कि जिन को तुरंत स्कूल से बाहर निकाला जाए, लेकिन प्रिंसिपल के पास ऐसा अधिकार नहीं था। तभी मिस्टर पिल को पता चलता है कि ईआरपीबी मिनिस्टर सियोक ने बनाई है, जो कि उसकी ही पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसलिए अब मिस्टर पिल इसको वापस से बंद करवाने की सोचते हैं। दूसरी तरफ ग्वान को लगता है कि मिन ने ही शिकायत करके ईआरपीबी को स्कूल में बुलाया है और इसी गलत फहमी में वो फिर से मिन को पकड़कर पीटने लगता है। लेकिन अब की बार मिन इतना परेशान हो जाता है कि वो छत पर जाकर खुद की जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन ठीक मौके पर जिन वहां पर पहुंच जाता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर पूछने पर मिन बताता है कि जुन के खिलाफ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिन उसे समझाता है कि बुरे लोग तब तक हमलावर बने रहते हैं जब तक अच्छे लोग चुप रहते हैं। अब से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा। दूसरी तरफ मिस्टर पिल मिनिस्टर सियोक के ऑफिस में पहुंचकर ईआरपीबी को बंद करने की मांग करते हैं। वो खुलकर धमकी देते हैं कि मैं अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। फिर अगले दिन मिस्टर पिल एक इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं, जहां अचानक उसके खिलाफ कई पुराने राज सामने आने लगते हैं। रिश्वतखोरी, हरासमेंट और उसके बेटे जुन की बुलिंग से जुड़ी जानकारियां मीडिया तक पहुंच जाती है। फिर रिपोर्टर्स उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और देखते ही देखते उसकी रेपुटेशन बर्बाद होने लगती है। फिर बाद में उसकी मुलाकात सियोक से होती है और उसको समझ में आ जाता है कि ईआरपीबी ने ही उसके सारे काले कारनामे दुनिया के सामने उजागर किए हैं। फिर कुछ समय बाद पुलिस वाले भी मिस्टर पिल को गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरी तरफ स्कूल के हालात भी अब पहले से काफी बदल चुके थे। जो स्टूडेंट्स पहले जुन से डरा करते थे, अब वही उसको बुली करने लगते हैं। अब पहली बार जुन खुद वो दर्द महसूस कर रहा था जो वो सालों से दूसरों को देता आ रहा था। अब इन सब से जुन इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपने ही क्लासमेट्स को क्लास के अंदर बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश करता है। सभी स्टूडेंट्स डर के मारे इतना चीखते हैं कि उनकी आवाज सुनकर जिन वहां पर पहुंच जाता है। अब जुन को ऐसा करते हुए देखकर जिन उसके सामने ही आग लगा देता है और उसको मजबूर करता है कि तुम सबके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करो। तभी कुछ ही देर में डर के मारे जुन टूट जाता है और रोते हुए जिन से माफी मांग लेता है। लेकिन जिन उसको याद दिलाता है कि डेसुक ने भी उससे माफी की भीख मांगी थी, लेकिन तब तुमने उसकी एक भी नहीं सुनी। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि डेसुक और उसके पिता ने कई बार स्कूल में बुलिंग की शिकायत की थी, लेकिन हर बार मामला दबा दिया जाता था। मिस्टर पिल ने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके डेसुक के पिता को नौकरी से निकलवा दिया। अब घर और स्कूल दोनों जगह की परेशानियों से तंग आकर डेसुक ने खुद की जान लेने का फैसला कर लिया और अपनी जान ले ली। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जिन जुन से कहता है कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा जेल नहीं है, बल्कि यह है कि तुम अपने किए हुए पापों पर पूरी जिंदगी पछताओ। और आखिर में जुन और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।
सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं जिन द्वारा पुलिस के साथ की गई मारपीट की वीडियोस इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगती है। कई लोग ईआरपीबी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि आखिरकार कोई तो है जिसने स्कूल के बुलिस के खिलाफ सख्त कदम उठाए, लेकिन कुछ स्टूडेंट राइट्स ग्रुप इसका विरोध भी करते हैं। उनका कहना था कि ईआरपीबी को बंद कर देना चाहिए। इसी दौरान मिस्टर सियोक रिपोर्टर से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि ईआरपीबी बंद नहीं होने वाला। हमारे देश में स्कूल बुली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये स्कूल में बुली करने वाले लड़के हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुके हैं और जब तक ये समस्या खत्म नहीं होगी ईआरपीबी अपना काम करता रहेगा। दूसरी तरफ ओपोजिशन पार्टी के एक पॉलिटिशियन जिनका नाम हवांग है अपनी पार्टी के लोगों के साथ इस पूरे मामले पर चर्चा कर रहे थे। उनको लगता है कि अगर ईआरपीबी इसी तरह से लोकप्रिय होता रहा तो आने वाले समय में ये हमारे राजनीतिक करियर के लिए परेशानी बन जाएगा। तभी हम एक नए स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम बोंग है। बोंग गुन हाईटेक स्कूल में एडमिशन लेता है। यह स्कूल काफी बदनाम था। लोग कहते हैं कि यहाँ पढ़ाई छोड़कर बाकी सब काम होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स अच्छे इंसान बनने की बजाय गैंगस्टर बनने का सपना देखते हैं और यही वजह थी कि ज्यादातर टीचर्स भी इस स्कूल में आना पसंद नहीं करते थे। स्कूल में कदम रखते ही बोंग को यहाँ के खराब माहौल का अंदाजा हो जाता है। फिर इसी दौरान ब्योम नाम का एक लड़का उससे पैसे वसूलने लगता है। डर के मारे बोंग अपना सारा पैसा उसे दे देता है, लेकिन पहले ही दिन वो स्टूडेंट्स के बीच चल रही लड़ाई के अंदर फंस जाता है और यहीं उसकी मुलाकात किम से होती है। किम उसको बताता है कि स्कूल में कई स्टूडेंट्स ग्वॉन नाम के एक गैंगस्टर का ध्यान खींचने के लिए आपस में लड़ाई करते रहते हैं। उनका मानना है कि जो भी लड़ाई में जीत जाएगा ग्वॉन उसको अपनी गैंग में शामिल कर लेगा और इस स्कूल के लगभग सभी स्टूडेंट्स ग्वॉन को अपना आइडल मानते हैं और उसी के जैसा बनना चाहते हैं। तभी दो स्टूडेंट्स की लड़ाई खत्म होने के बाद सियोंग नाम का एक लड़का गुस्से में किम और बोंग को आपस में लड़ने का आदेश देता है और कहता है जो भी हारेगा मैं उसको दोबारा से पीटूंगा। लेकिन यहाँ किम जानबूझकर बोंग से हार जाता है ताकि स्कूल के पहले ही दिन बोंग को ज्यादा मार ना खानी पड़े। हारने के बाद सियोंग फिर से किम को पीटने लगता है। दरअसल किम एक बेहद शांत और मासूम लड़का है। उसकी फैमिली में वो और उसकी माँ ही है जो कि बहुत ही गरीब है। उसकी माँ अपना घर चलाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करने का काम करती है। शाम को बोंग और किम एक साथ घर जाने लगते हैं। रास्ते में किम बताता है कि मेरी माँ के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो मुझे किसी अच्छे स्कूल में भेज सके, इसलिए मुझे मजबूरी में इसी स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है। अब बोंग जब उसकी कहानी सुनता है तो उसको भी बहुत बुरा लगता है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी किम पढ़ाई नहीं छोड़ रहा, क्योंकि उसके पास अपनी लाइफ बदलने के लिए पढ़ाई ही एकमात्र ऑप्शन है। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि ईआरपीबी का अगला टारगेट अब गुन हाईटेक स्कूल ही था। अगले दिन जिन स्कूल पहुंचता है और उसकी मुलाकात किम से होती है। जिन को पहले से ही पता था कि किम के साथ किस तरह की बुलिंग होती है, इसलिए वो उससे वादा करता है कि अब से कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तभी हमें एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है कि बोंग असल में कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि ईआरपीबी का डिप्टी डायरेक्टर है जो अंडरकवर स्टूडेंट बनकर स्कूल में दाखिल हुआ है और अब तक वो जानबूझकर बुलिंग सह रहा था ताकि इस स्कूल के बदमाश लड़कों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। फिर जिन उसको कहता है कि स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को जिम में इकट्ठा किया जाए। कुछ ही देर में स्कूल के सारे बदमाश जिम में इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जिम उनको बैठने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। फिर जिम उसको चुनौती देता है कि जो भी ऑडिटोरियम से बाहर जाना चाहता है वो पहले मुझे हरा कर दिखाए। ये बात सुनते ही कई स्टूडेंट्स एक साथ उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन जिन तो एक एक करके सभी को हरा देता है। अब सभी स्टूडेंट्स समझ चुके थे कि ये आदमी बाकी टीचर्स के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर जिम एक नया शेड्यूल लागू करता है कि अब सभी स्टूडेंट्स को सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक पढ़ाई करनी होगी ताकि उनकी बर्बाद हो चुकी पढ़ाई फिर से पूरी की जा सके। लेकिन सियोंग और इन ब्योम अब भी सुधरने को तैयार नहीं थे। जब क्लास शुरू होती है तो स्टूडेंट्स तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। कोई कहता है कि मेरे पास किताब नहीं है तो कोई कहता है कि मेरे पास पेन नहीं है। फिर जिम सभी को किम की नोटबुक से नोट्स कॉपी करने का आदेश देता है। फिर जब इन ब्योम कहता है कि मेरे पास पेन नहीं है तो जिन कहता है तो तू फिर अपने खून से लिख, लेकिन नोट्स पूरे होने चाहिए। अब धीरे धीरे स्टूडेंट्स मजबूरी में ही सही लेकिन पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन प्रैक्टिकल क्लास के लिए जिन पूरी क्लास को गैरेज में ले जाता है और उन्हें गाड़ी रिपेयर करना सिखाता है। उसका मानना था कि अगर किसी को थ्योरी पसंद नहीं है तो कम से कम प्रैक्टिकल स्किल्स तो सीखनी ही चाहिए। लेकिन सियोंग और इन ब्योम
फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, इसलिए जिन उनको एक पुरानी गाड़ी में बिठाकर पूरे स्कूल कैंपस में तेज रफ्तार में घुमाता है। दरअसल इस गाड़ी में एक तरफ का दरवाजा ही नहीं था, इसलिए दोनों इतने डर जाते हैं कि चुपचाप पढ़ाई करने के लिए मान जाते हैं। अब धीरे धीरे बाकी के स्टूडेंट्स भी जिन से प्रभावित होने लगते हैं। दूसरी तरफ मिनिस्टर सियोक का ओपोनेंट हवांग जिम के बारे में जानकारी जुटाने लगता है। उसे पता चलता है कि जिन पहले मिलिट्री में था, और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उसके बारे में ज्यादा रिकॉर्ड्स मौजूद ही नहीं थे और नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस खुद उसकी सिक्योरिटी कर रही थी। तभी रात को सियोंग और इन ब्योम स्कूल से भागने का प्लान बनाते हैं ताकि वो ग्वान से मिल सके। फिर दोनों वॉशरूम की विंडो से बाहर निकलकर स्कूल से फरार हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो एक बार में ग्वान से मिलने पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि जिन और ईआरपीबी स्टूडेंट्स की लाइफ को मुश्किल बना रहे हैं, इसलिए आपको कुछ करना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे ग्वान खुद स्कूल पहुंच जाता है और बाइक पर ही बैठकर जिम के अंदर घुस जाता है। उसको देखकर कई स्टूडेंट्स उत्साहित हो जाते हैं क्योंकि वो उसके जैसा ही तो बनना चाहते थे। तभी कुछ ही देर में ग्वान और जिम के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरू में ऐसा लगता है कि ग्वान ने जिम को हरा दिया, लेकिन अचानक से जिन दोबारा खड़ा हो जाता है और ग्वान की जबरदस्त पिटाई करता है। वो उसको इतना मारता है कि उसकी सारी गुंडागर्दी निकल जाती है। दूसरी तरफ मिनिस्टर सियोक और हुआंग दोनों के बीच में डिबेट चल रही थी। हुआंग आरोप लगाता है कि ईआरपीबी स्टूडेंट्स के साथ मिलिट्री जैसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन सियोक जवाब देते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स खुद दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और ऐसे लोगों को रोकना बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ स्कूल में ग्वान के गैंगस्टर दोस्त भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जिन अकेले ही उन सब का सामना कर लेता है। फिर स्कूल के बाहर जबरदस्त लड़ाई होती है और देखते ही देखते सभी गैंगस्टर्स धूल चाटते नजर आते हैं। अब ये सब देखकर सियोंग और इन ब्योम बुरी तरह से डर जाते हैं। फिर वो दोनों घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगते हैं, लेकिन जिम उनको सबसे पहले किम से माफी मांगने के लिए कहता है। ये देखकर किम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद पहली बार किसी ने उसके लिए आवाज उठाई थी। फिर जिन साफ शब्दों में सभी से कहता है कि जो भी पढ़ना नहीं चाहते वो स्कूल छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें दूसरों की पढ़ाई में बाधा डालने का कोई भी हक नहीं है। तभी कुछ देर बाद स्कूल में पुलिस पहुंच जाती है और सभी गैंगस्टर्स को गिरफ्तार कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिनिस्टर सियोक घोषणा करते हैं कि गोन हाई स्कूल की गैंग प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। अब स्कूल में नए रूल्स भी लागू कर दिए जाते हैं कि ना ही कोई स्मोकिंग करेगा और ना ही कोई बाइक पर स्कूल आएगा। अब कई क्रिमिनल स्टूडेंट्स को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब किम बिना किसी डर के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकता था क्योंकि अब उसे परेशान करने वाला कोई भी नहीं बचा। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक के साथ होती है, जहां पहली बार जिन और उसकी मंगेतर गा युन को दिखाया जाता है। दोनों एक साथ पार्क में टहल रहे थे। उन दिनों जिन मिलिट्री से छुट्टी लेकर घर पर आया था। दरअसल गा युन पेशे से एक टीचर थी, इसलिए जब वो पार्क में कुछ स्टूडेंट्स को स्मोकिंग करते हुए देखती है तो वो उनको रोक कर समझाने लगती है कि स्मोकिंग करना गलत बात है, लेकिन जिन हमेशा उसको ऐसे स्टूडेंट से दूर रहने की सलाह देता था। उसका कहना था कि इस तरह के बच्चे अक्सर सनकी और खतरनाक होते हैं जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब कुछ साल बाद कहानी एक कोर्ट रूम में पहुंच जाती है, जहां हमें पता चलता है कि गा युन का मर्डर हो गया है, जो कि उसके ही चो नाम के एक स्टूडेंट ने किया है, वो भी चाकू से। फिर अपनी सफाई देते हुए चो कहता है कि मैंने गा युन की हत्या इसलिए की क्योंकि मैं उसे पसंद करने लगा था। ये बात सुनकर जिन के अंदर का गुस्सा भड़क जाता है, लेकिन इस समय वो कुछ भी कर नहीं सकता था। लेकिन जब कोर्ट में चो को माइनर समझकर 2 से 4 साल की सजा होती है तो जिन का गुस्सा और भी भड़क जाता है क्योंकि ये सजा उसके लिए काफी नहीं थी। अब जिन का खून खोलने लगता है। फिर जैसे ही चो कोर्ट से बाहर निकलता है तो जिन अपनी कार उसकी तरफ दौड़ाने लगता है क्योंकि वो उसको कुचलना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही एक और कार आकर उसकी गाड़ी से टकरा जाती है और ये कार मिनिस्टर सियोक की थी। दरअसल सियोक जिन के होने वाले फादर इन लॉ थे। फिर वो जिन को अकेले में ले जाकर समझाते हैं कि अगर कमी सिस्टम में है तो मैं उसको बदलने की कोशिश करूंगा। और फिर वो कहते हैं कि अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर बन गया तो स्कूल वायलेंस से निपटने के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाऊंगा और वहीं से हम इस सिस्टम को बदलने की शुरुआत करेंगे। अब यही डिपार्टमेंट आगे चलकर ईआरपीबी बन जाता है। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। इस समय जिन, सियोक और बोंग एक नए केस पर चर्चा कर रहे थे। ये मामला सोयोन गर्ल्स हाई स्कूल की एक टीचर से जुड़ा हुआ था क्योंकि एक टीचर पर स्टूडेंट के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया गया था।
लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूरी होने से पहले ही लोगों ने उसको दोषी मान लिया। अब लगातार बदनामी और दबाव से तंग आकर उस टीचर ने खुद की जान ले ली। फिर बोंग बताता है कि इस पूरे मामले के पीछे हान येरी नाम की एक स्टूडेंट है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर लाखों फॉलोअर्स हैं। एक इन्फ्लुएंसर होने की वजह से उसकी हर बात बहुत तेजी से वायरल हो जाती है, इसलिए ये तय करना आसान नहीं है कि असली विक्टिम कौन है। अब कहानी पास्ट में जाती है। एक दिन येरी क्लास में लाइव स्ट्रीम कर रही थी, तभी टीचर जंग उसको फोन बंद करने के लिए कहती है, लेकिन येरी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर बाद में वो एक वीडियो एडिट करती है जिसमें जंग उसके बालों में से च्युइंगम निकालने में उसकी हेल्प कर रही थी, लेकिन वीडियो को इस तरह से एडिट किया जाता है कि देखने वालों को ऐसा लगे कि टीचर उसके बाल काट रही है। कुछ ही समय में ये वीडियो वायरल हो जाती है। तभी स्कूल के एक टीचर कांग येरी को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम वो वीडियो डिलीट कर दो, लेकिन अगले ही दिन येरी एक और वीडियो अपलोड कर देती है। वो कांग पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा देती है। अब मामला इतना सेंसिटिव था कि वो वीडियो देखते ही देखते वायरल हो जाती है, जिसके बाद कांग को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब लोग उसकी फैमिली तक को परेशान करने लगते हैं। अब आखिरकार इंसल्ट और मानसिक दबाव से परेशान होकर कांग अपनी जान दे देता है। दूसरी तरफ जंग जब येरी से सवाल करती है तो वो बातचीत के दौरान भी लाइव स्ट्रीम चालू कर देती है। वो पूरी स्थिति को इस तरह से दिखाती है मानो जंग उस पर दबाव बना रही हो। अब इंटरनेट पर लोग जंग को भी एक विलेन समझने लगते हैं। अब स्कूल का प्रिंसिपल भी येरी से समझौता करने की कोशिश करता है ताकि स्कूल का नाम और खराब ना हो। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जिन बताता है कि इस मिशन के लिए मैंने एक नई इंस्पेक्टर को रिक्रूट किया है जिसका नाम हान रिम है। हान रिम भी पहले मिलिट्री में हुआ करती थी, इसलिए उसको लड़ना अच्छे से आता है। तभी कुछ समय बाद वो ट्रेनी टीचर बनकर स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल आते ही उसको समझ में आ जाता है कि स्टूडेंट्स जंग के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। फिर जब वो येरी को क्लास में लाइव स्ट्रीम करते हुए देखती है तो हैन उसको फोन बंद करने के लिए कहती है, लेकिन येरी इनकार कर देती है। अगले ही पल हैन रिम उसका फोन छीनकर तोड़ देती है। फिर कुछ देर बाद जिन भी स्कूल में पहुंच जाता है और अनाउंस करता है कि ईआरपीबी इस स्कूल की जांच करेगा। स्कूल के हर कोने में कैमरा और मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। फिर हैन स्टूडेंट्स के फोन जब्त कर लेती है। अब बोंग की हेल्प से उनके छिपाए हुए एक्स्ट्रा फोन्स भी जब्त कर लिए जाते हैं। फिर जिन टीचर से कहता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट आपको परेशान कर रहा है तो आप खुलकर सच बता सकते हैं, लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं होता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ हैन कई दिनों से स्टूडेंट्स पर नजर रख रही थी। अगले कुछ दिनों में उसको कई अहम सबूत मिलते हैं कि येरी और उसकी दोस्त छिपकर जंग का मजाक उड़ाती है और उसकी फोटोज भी इंटरनेट पर अपलोड करती रहती है। फिर ये देखकर हैन उनको पुनिशमेंट देती है। धीरे धीरे कुछ स्टूडेंट्स को भी शक होने लगता है कि शायद येरी ने कैंग के खिलाफ झूठ बोला था। ये देखकर येरी घबरा जाती है और फैसला करती है कि किसी भी तरह से ईआरपीबी को अपने रास्ते से हटाकर मानेगी। दूसरी तरफ जंग की लाइफ लगातार मुश्किल होती जा रही थी। ऑनलाइन रूमर्स की वजह से लोग उनसे दूरी बनाने लगते हैं। एक दिन वो टीचिंग छोड़ने का फैसला कर लेती है और अपने लिए कोई ट्यूटर की जॉब ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वहां भी लोग अफवाहों की वजह से उसको काम नहीं देते। कुछ समय बाद अचानक से येरी और उसकी दोस्त जंग के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है। जंग को लगता है कि शायद स्टूडेंट सच में बदल रहे हैं, लेकिन हैन को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। एक शाम येरी जंग को लाइव स्ट्रीम में आने के लिए इनवाइट करती है। वो कहती है कि अगर टीचर सबके सामने ईआरपीबी की बुराई कर देंगे तो लोग मान लेंगे कि दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बात सुनकर जंग की हालत और भी खराब हो जाती है और स्कूल में ही उनको पैनिक अटैक आ जाता है। तभी जिन उनके पास आता है और उनको शांत करने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो पहली बार गायुन के बारे में भी बात करता है और बताता है कि मेरी भी एक मंगेतर थी जो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह टीचर थी, लेकिन एक दिन उसके ही एक स्टूडेंट ने उसको मार डाला। फिर जिन जंग को एक मैसेज भी दिखाता है। ये मैसेज कुछ स्टूडेंट्स ने ईआरपीबी को भेजे थे, जिसमें लिखा था कि टीचर जंग को येरी से बचाया जाए। ये पढ़कर जंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसको एहसास होता है कि अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जंग पर भरोसा करते हैं और वो सच में अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अब नेक्स्ट डे से जंग भी कुछ बदली हुई नजर आती है। जब येरी उससे फिर से लाइव स्ट्रीम की बात करती है तो जंग साफ साफ इनकार कर देती है। फिर वो येरी को बोर्ड के पास बुलाकर एक मैथ्स प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कहती है। जब येरी जवाब नहीं दे पाती तो जंग उसको पुनिशमेंट देती है और कहती है कि अब मैं किसी भी स्टूडेंट से डरने वाली नहीं हूँ। ये देखकर हैन काफी खुश होती है, लेकिन येरी अब पहले से भी ज्यादा परेशान और गुस्से में थी। अब वो फिर से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जंग को निशाना बनाने की कोशिश
कोशिश करती है, लेकिन तभी बोंग उसका अकाउंट डिलीट कर देता है और साथ में वो वीडियो भी इंटरनेट पर अपलोड कर देता है जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि येरी ने कैंग पर झूठा आरोप लगाया था। पूरा सच दुनिया के सामने आने के बाद येरी का पूरा करियर एक ही दिन में बिखर जाता है। फिर वो गुस्से और पागलपन में हाथ में चाकू लिए जंग के घर में पहुंच जाती है और अपने साथ हुई हर बात के लिए जंग को ही दोषी ठहराने लगती है। फिर जब वो जंग पर हमला करती है तो जंग बालकनी से नीचे गिरने लगती है, लेकिन ऐन मौके पर जिन वहां पर आकर उसे पकड़ लेता है। लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं, लेकिन जिन की किस्मत अच्छी थी कि वो पीठ के बल गिरता है, जिसके कारण जंग की भी जान बच जाती है। तभी हैन येरी को नाइफ छोड़ने के लिए कहती है। जब वो मना करती है तो हैन बिना कुछ सोचे समझे तेज धार चाकू को अपने हाथ से ही पकड़ लेती है। फिर वो येरी को कहती है कि मरना बहुत आसान है, लेकिन असली सजा तो अपने किए हुए कामों के साथ जिंदगी भर जीने में है। फिर नेक्स्ट डे मिनिस्टर सियोक पूरे मामले की रिपोर्ट पेश करते हैं। वो अनाउंस करते हैं कि अब ERPB स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी नजर रखेगा, ताकि कोई भी अपने फॉलोअर्स का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स या टीचर को बदनाम ना कर सके। वहीं दूसरी तरफ ओपोनेंट हवांग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कुछ फोटोज दिखाता है जिनमें जिन और सियोक गा युन के फ्यूनरल में थे। फिर वो खुलासा करता है कि गा युन मिनिस्टर सियोक की बेटी थी और जिन की मंगेतर, जिसके बाद वो सबके सामने दावा करता है कि ERPB स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि गा युन की मौत का बदला लेने के लिए बनाया गया है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं ERPB की पूरी टीम हवांग का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, लेकिन फिर वे लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि अपने नेक्स्ट मिशन पर डिस्कस करने लगते हैं। तभी उनके पास एक वीडियो आती है जिसमें एक स्टूडेंट अपने टीचर पर हमला कर रहा था। ये मामला मयोंग फॉरेन लैंग्वेज हाई स्कूल का था। फिर जिन, हैन और बोंग तुरंत उस स्कूल में जाने लगते हैं। रास्ते में बोंग बताता है कि ये देश के सबसे मशहूर लैंग्वेज स्कूल में से एक है और इस स्कूल की सक्सेस के पीछे मिस्टर शियोन नाम के एक टीचर का बहुत बड़ा हाथ है। स्कूल पहुंचने के बाद एक और हैरानी वाली बात सामने आती है। जिन मिस्टर शियोन को देखकर उनकी काफी तारीफ करने लगता है और बताता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान मैंने आपके ऑनलाइन लेक्चर्स देखे थे और उनसे मुझे काफी हेल्प मिली थी। हैन और बोंग ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। फिर बाद में जिन अकेले में शियोन से पूछता है कि स्टूडेंट ने आप पर हमला क्यों किया, लेकिन शियोन तो इस बारे में कोई भी बात करने से मना कर देता है। दूसरी तरफ हैन उस स्टूडेंट से मिलती है जिसने टीचर पर हमला किया था। उस स्टूडेंट का नाम था हियोन। फिर हैन उससे बार बार पूछती है कि तुमने टीचर पर हमला क्यों किया, लेकिन हियोन कोई भी जवाब नहीं देता। वो सिर्फ इतना ही कहता है कि आपको मुझे जो भी सजा देनी है दे दीजिए। फिर कई लोगों से बात करने के बाद भी जिनको सच्चाई का पता नहीं चलता। तभी बोंग बताता है कि हियोन क्लास का टॉप स्टूडेंट है और ये बात मामले को और भी उलझा देती है, क्योंकि एक मेहनती और शांत स्टूडेंट अचानक से टीचर पर हमला क्यों ही करेगा। तभी हैन फिर से हियोन से बात करने की कोशिश करती है और इस बार उसके पेरेंट्स को भी कांटेक्ट करने की धमकी देती है। ये बात सुनते ही हियोन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो हैन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हैन उसको तुरंत रोक देती है। इसी दौरान शियोन जिन को बताता है कि मैंने कमजोर स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू की थी, लेकिन हियोन पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, इसलिए उसको लगता है कि ये क्लासेस उसके समय की बर्बादी है। शियोन ये भी बताता है कि वो एक बार हियोन के पेरेंट्स से मिलने के लिए गया था, क्योंकि वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद से ही अचानक हियोन का बर्ताव बदल गया। दूसरी तरफ हियोन भी अपनी कहानी हैन को बताता है कि शियोन मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वो बताता है कि टीचर के घर आने के बाद मेरा फैमिली रेस्टोरेंट बंद हो गया और इतना ही नहीं, मेरा प्राइवेट ट्यूटर भी मुझे पढ़ाने से इनकार कर गया। मुझे पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे टीचर शियोन का ही हाथ होगा। तभी हैन जिन से कहती है कि शायद हियोन सच बोल रहा है, लेकिन जिन तो लगातार शियोन की ही साइड ले रहा था। अब इस बात पर हैन को गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में कहती है कि शायद गा युन के केस की वजह से तुम हमेशा टीचर्स की ही तरफदारी करते हो, और ये बात जिन को बुरी लग जाती है। फिर वो हैन से कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम ERPB छोड़ सकती हो। दूसरी तरफ बोंग अपनी ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वो पूछताछ के लिए हियोन की पुरानी एकेडमी में जाता है, लेकिन वहां का ट्यूटर कुछ भी बताने से मना कर देता है। तभी उसकी मुलाकात किम सियोंग और इन ब्योम से होती है। फिर तीनों को एक साथ देखकर
बोंग काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब वे दोनों किम को बुली नहीं करते बल्कि तीनों अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। तभी रात में हैन मिस्टर जिन के बर्ताव से परेशान होकर गुस्से में रनिंग करने लगती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि स्कूल के दिनों में हैन खुद बुलिंग का शिकार हुआ करती थी। उन दिनों उसको लड़ना नहीं आता था, इसलिए तब भी जिन ने ही उसका साथ दिया और सिखाया कि मुश्किल वक्त में हेल्प मांगने से डरना नहीं चाहिए। तभी नेक्स्ट डे जिन शियोन के पास जाता है। इस बार उसका अंदाजा बिल्कुल अलग था। वो बताता है कि क्लास के लगभग सभी स्टूडेंट्स अमीर घरों से हैं और सभी की सभी एक ही इलाइट एकेडमी में पढ़ते हैं सिवाय हियोन के। लेकिन बिना किसी ट्यूशन के भी हियोन हर बार सबसे अच्छा स्कोर करता है। अब जिन को शक हो जाता है कि कुछ लोग हियोन को टॉप रैंक से हटाना चाहते हैं। फिर वो एक और बड़ा आरोप लगाता है कि अगर हियोन सस्पेंड हो जाता है तो सू जियोंग नाम की एक अमीर स्टूडेंट टॉप 10 में आ जाएगी। इसी दौरान जिन को येरी वाले केस की याद आती है। उसने जेल में येरी से मिलकर कुछ ऐसी बातें सुनी थी जिससे उसको शक हो जाता है कि शियोन पहले भी स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट कर चुका है। अब जिन को लगने लगता है कि शियोन उतना शरीफ नहीं है जितना वो दिखने की कोशिश करता है। लेकिन शियोन तो सभी आरोपों को झूठा बताता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि हियोन सस्पेंड नहीं होने वाला तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। तभी कुछ देर बाद सू जियोंग की माँ छुपकर शियोन से मिलने के लिए आती है और पूछती है कि मेरी बेटी को टॉप 10 में लाने का क्या प्लान बनाया है। फिर शियोन उसको आने वाले एग्जाम की आंसर की दे देता है जिससे ये बात साफ हो जाती है कि जिन का शक एकदम सही था। दूसरी तरफ हैन बोंग के सामने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी। तभी बोंग कहता है कि जिन ने शुरू से ही शियोन की तारीफ सिर्फ उसका भरोसा जीतने के लिए की थी, लेकिन उन्होंने मुझे इस बारे में तुम्हें बताने से मना कर दिया था क्योंकि तुम्हारे पेट में बातें नहीं पचती। ये बात सुनकर हैन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो जिन से माफी मांगती है। जिन कहता है कि खुद को दोष देना बंद करो और अलर्ट हो जाओ क्योंकि अब मैं कोई बड़ा कदम उठाने वाला हूँ। और सच में होता भी ऐसे ही है। तभी अचानक से पुलिस आकर जिन और हैन को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि इनके ऊपर पिछले केसेस में स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। अब एजुकेशनल मिनिस्ट्री पर भी रेड पड़ जाती है और मिनिस्टर सियोक के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। जिन समझ जाता है कि ये सब कुछ शियोन की चाल है। उसका मानना था कि शियोन चाहता है कि एग्जाम खत्म होने तक ईआरपीबी उसके रास्ते से हट जाए। तभी पुलिस कस्टडी में बैठे हुए मिस्टर सियोक मजाक मजाक में बोंग की ट्रांसफर एप्लीकेशन को भी अप्रूव कर देता है। दूसरी तरफ ओपोजिशन लीडर बोर्ड ऑफ एजुकेशन की इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है जिसमें कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं। तभी अगले दिन जब सू जोंग एग्जाम देने के लिए जाती है तो उसको पूरा भरोसा था कि वो टॉप स्कोर करेगी क्योंकि उसके पास आंसर की है। लेकिन एग्जाम शुरू होते ही उसको समझ में आता है कि सारे जवाब गलत हैं। अब वो पूरी तरह से घबरा जाती है। तभी जिन, हैन और सियोक रिलीज हो जाते हैं। फिर मिस्टर सियोक बोर्ड मीटिंग में चले जाते हैं जबकि जिन और हैन वापस से स्कूल में आ जाते हैं। इसी दौरान शियोन अचानक से एग्जाम रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि क्वेश्चन पेपर बदल दिया गया है। लेकिन तभी एक ट्विस्ट सामने आता है और पता चलता है कि गिरफ्तारी वाली रात बोंग ने क्वेश्चन पेपर्स बदल दिए थे क्योंकि उसने शियोन और सू जंग की मां की बातचीत सुन ली थी और आंसर की को भी उल्ट पुल्ट कर दिया था। अब शियोन बुरी तरह से फंस चुका था। तभी जिन और हैनरिम सबके सामने सू जियोंग की आंसर शीट दिखा देते हैं और साथ में एक रिकॉर्डिंग भी चला देते हैं जिसमें शियोन घूस लेते हुए पकड़ा जाता है। लेकिन इतने सबूतों के बाद भी शियोन खुद को डिफेंड करने की ही कोशिश करता है। फिर जिन गुस्से में उसकी धुलाई करने लगता है। दूसरी तरफ सू जियोंग अपने हाथ में लिखे हुए जवाब मिटाने की कोशिश करती है लेकिन हैन उसको रोक देती है। दूसरी तरफ बोर्ड मीटिंग में ओपोजिशन लीडर ईआरपीबी के खिलाफ कुछ सबूत पेश करता है लेकिन मिस्टर सियोक पूरा खेल पलट देते हैं और म्योंग स्कूल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सबके सामने रखते हैं जिसके कारण न सिर्फ शियोन की सच्चाई सामने आती है बल्कि ये भी पता चलता है कि बोर्ड मेंबर सियोल म्योन भी उसको रिश्वत दे रहा था। फिर सियोक साफ साफ कह देता है कि ईआरपीबी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि हर विक्टिम के लिए बना है, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर टीचर। अब शियोन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके साथ साथ रिश्वत देने वाले पेरेंट्स की भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और उन्हें देश छोड़ने से रोक दिया जाता है जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। फिर केस खत्म होने के बाद हियोन, हैन और ईआरपीबी टीम का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि अब वो बिना किसी रोक टोक के अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं ईआरपीबी का नेक्स्ट मिशन हियोंग जंग एलिमेंट्री स्कूल में होता है जहां जी सियोन नाम की एक यंग टीचर
ग्रेड 1 के बच्चों को पढ़ाती है। जी सियोन अपने स्टूडेंट का बहुत ध्यान रखती है और सारे बच्चों को एक जैसा ट्रीट करती है, लेकिन किसी वजह से वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है। इतनी ज्यादा डिप्रेशन में कि उसको अपनी जिंदगी जीने का भी कोई मतलब नजर नहीं आ रहा। एक दिन स्कूल के पोली रूम में वो अपनी मॉम को एक मैसेज भेजती है, जिसमें वो अपनी मॉम को अपनी लिखी हुई डायरी पढ़ने को कहती है, जिसमें उसकी सारी परेशानियों के बारे में लिखा हुआ था। इसके बाद वो खुद की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त हैनरिम वहां पर आ जाती है और जी सियोन ऐसा नहीं कर पाती। फिर जी सियोन का मेंटल हेल्थ चेकअप करवाया जाता है और रिपोर्ट देखकर हैनरिम को समझ में आ जाता है कि इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। फिर हैन उसे समझाती है कि फिलहाल तुम्हें टीचिंग से ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने आराम नहीं किया तो तुम्हारी कंडीशन और भी खराब हो सकती है। अब कहानी पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि जी सियोन की मॉम ने उसकी डायरी पहले से ही पढ़ ली थी। वो एक दिन ERPB ऑफिस में जाती है और अपनी बेटी की डायरी जिन और उसकी टीम को देकर कहती है कि मेरी बेटी को आपकी जरूरत है। तभी प्रेजेंट में जी सियोन को पता चलता है कि उसकी क्लास कुछ समय के लिए जिन संभालेगा। जिन ने कई सारे डेंजरस स्टूडेंट्स और बुलीज को हैंडल किया था, लेकिन छोटे बच्चों की क्लास में आते ही उसकी हालत खराब हो जाती है। भले ही बच्चे काफी छोटे हों, लेकिन उनको संभालना बहुत ही मुश्किल का काम था। पूरा दिन बच्चों को संभालने के बाद जिनको एहसास होता है कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स का काम कितना मुश्किल होता है। अब कहानी पास्ट में जाती है, जिसको देखकर हमें पता चलेगा कि आखिर जी सियोन इतनी डिप्रेशन में क्यों चली गई। दरअसल जी सियोन ने जब पहली बार स्कूल में टीचिंग शुरू की थी तो उसकी क्लास में यूजिन नाम का एक बच्चा पढ़ता था। यूजिन दूसरे बच्चों के साथ आसानी से घुल मिल नहीं पाता था और काफी चुप चुप भी रहता था, और यूजिन की मॉम अपने बेटे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान और ऑब्सेस्ड थी। शुरू में वो जी सियोन से रिक्वेस्ट करती है कि यूजिन का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प करो। जी सियोन खुशी खुशी उसकी बात मान लेती है और बच्चे की हेल्प करना शुरू कर देती है, लेकिन धीरे धीरे यूजिन की मॉम का बर्ताव बदलने लगता है। अब वो स्कूल के बाद भी जी सियोन को लगातार मैसेज भेजने लगती है। कभी कभी रात को फोन करती है तो कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी सवाल पूछती रहती है। ऐसा लगता है मानो जी सियोन उसके बेटे की पर्सनल टीचर है। और यहाँ तक ही नहीं, वो जी सियोन के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नजर रखने लगती है और उसकी पर्सनल लाइफ में दखल देना शुरू कर देती है। धीरे धीरे जी सियोन को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, उसके बच्चे के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, वो पूरी तरह से जी सियोन की लाइफ को कंट्रोल करने लगती है। फिर एक दिन परेशान होकर जी सियोन प्रिंसिपल से इस बारे में बात करती है, लेकिन प्रिंसिपल पेरेंट्स को नाराज नहीं कर सकती थी, इसलिए वो जी सियोन को कहती है कि कुछ दिन इग्नोर कर लो। अब जी सियोन को मजबूरन चुप रहना पड़ता है, लेकिन इन सब के बावजूद वो यूजिन की हेल्प करना नहीं छोड़ती। वो स्कूल में एक प्ले रूम तैयार करती है ताकि इमोशनल प्रॉब्लम्स वाले बच्चे वहां पर आराम से वक्त बिता सके और अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। धीरे धीरे यूजिन में भी बदलाव आने लगता है। अब वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बातें करने लगता है और पहले से ज्यादा खुश नजर आता है। ये देखकर जी सियोन को लगता है कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन एक दिन क्लास में एक बच्चा गलती से यूजिन को धक्का दे देता है। फिर गुस्से में यूजिन उस बच्चे की पिटाई कर देता है। इस इंसिडेंट के बाद दोनों बच्चों के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाता है। मीटिंग के दौरान यूजिन की मॉम बहुत ही घमंडी तरीके से बात करती है। फिर जल्दी ही दोनों तरफ के पेरेंट्स में बहस शुरू हो जाती है, लेकिन इस बहस में यूजिन की मॉम जी सियोन को ही इन सब का जिम्मेदार ठहराने लगती है और उस पर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करती है। फिर कुछ समय बाद वो जी सियोन के खिलाफ ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल दर्ज कर देती है, लेकिन जी सियोन को लगता है कि शायद ये छोटी मोटी कंप्लेंट होगी। लेकिन जब उसे सच्चाई पता चलती है तो उसके पांव तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल यूजिन की मॉम ने उस पर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर का आरोप लगाया था और इस बात का दावा किया कि जी सियोन ने उसके बेटे के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश की है। अब ये बात पता चलते ही जी सियोन पूरी तरह से शॉक में हो जाती है। तभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और स्कूल में अफवाहें फैलने लगती है। एक दिन यूजिन का पिता स्कूल में आता है और गुस्से में क्लास के बीच से अपने बेटे को खींचकर बाहर ले जाता है और जी सियोन को धमकी भी दे देता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब जी सियोन की लाइफ धीरे धीरे नर्क बनने लगती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यूजिन की मॉम उसका फोन नंबर इंटरनेट पर लीक कर देती है, जिसके कारण अनजान लोग उसको फोन करके गालियां देने लगते हैं और कई लोग तो जान से मारने की धमकियां भी देते हैं। अब जी सियोन की पर्सनल लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, क्योंकि लगातार प्रेशर, बेइज्जती और मेंटल टॉर्चर की वजह से वो टूटने लगती है और एक दिन वो अपनी लाइफ से हार मानकर खुद की जान लेने का फैसला करती है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि ऐन मौके पर हैनरिम वहां पर पहुंच गई। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। जिन, हैनरिम, बोंग और मिस्टर सियोक
इस पूरे मामले पर डिस्कस करते हैं। मिस्टर सियोक कहते हैं कि टीचर्स के साथ होने वाला इमोशनल अब्यूज अक्सर लोगों को नजर ही नहीं आता और इसी वजह से कई टीचर्स चुपचाप सब कुछ सहने पर मजबूर हो जाते हैं। ये बात जिन भी मानता है कि कानून टीचर्स को काफी कम प्रोटेक्शन देता है। अब हैन और बोंग जी सियोन को हॉस्पिटल में ले जाते हैं ताकि उसका इलाज करवा सके। वहीं दूसरी तरफ जिन इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसी स्कूल में जी सियोन की जगह न्यू होमरूम टीचर बनकर आ जाता है। कुछ समय बाद यूजिन की मॉम नए होमरूम टीचर को भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जिन उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि आप तो अपने बेटे की बहुत परवाह करती हो। यूजिन की मॉम को लगता है कि शायद ये टीचर उसका साथ देगा, लेकिन असल में जिन उसकी स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश कर रहा था। अब कुछ दिनों तक जिन लगातार उसको फोन और मैसेज करता रहता है। कभी यूजिन के बारे में पूछता है तो कभी स्कूल की बातें करता है। धीरे धीरे यूजिन की मॉम परेशान होने लगती है और आखिर में उसको धमकी दे देती है कि अगर ये सब कुछ बंद नहीं हुआ तो मैं अपने हस्बैंड जिन को कंप्लेंट कर दूंगी। ये बात सुनकर जिन यूजिन के पिता के बैंक में जाता है और फालतू की बातें करके उसको उकसाने लगता है ताकि वो उस पर हाथ उठाने पर मजबूर हो जाए। और कुछ देर बाद होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। इरिटेट होने की वजह से यूजिन का फादर जिन पर हाथ उठाने की कोशिश करता है और उसके इस रवैये को उसके सभी कोलीग्स देख लेते हैं, जिसके कारण उसका प्रमोशन भी कैंसिल हो जाता है। फिर यूजिन का फादर इस मामले से पीछे हट जाता है और अपनी वाइफ को ही ये सब कुछ संभालने को कहता है। तभी यूजिन की मॉम प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट लेकर जाती है, लेकिन इस बार प्रिंसिपल उसका साथ देने से मना कर देती है और कहती है कि पिछली बार मैंने आपकी बातों में आकर जी सियोन की मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज करके गलती की थी। तभी जिन प्रिंसिपल को समझाता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जब एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बल्कि टीचर बनकर सोचना जरूरी होता है। अब यूजिन की मॉम का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। फिर एक दिन वो यूजिन को क्लास से बाहर निकालकर दूसरे पेरेंट्स को एक मीटिंग पर बुलाती है, लेकिन मीटिंग शुरू होने से पहले ही जिन वहां पर पहुंच जाता है और सबके सामने वो यूजिन की मॉम को एक ऑफिशियल कंप्लेंट देता है। कंप्लेंट में लिखा था कि यूजिन घर पर इमोशनल अब्यूज का शिकार हो रहा है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। तभी इसी दौरान वहां पर जो मौजूद पेरेंट्स थे वो उनका जी सियोन के खिलाफ बुरे बर्ताव के बारे में भी बोलना शुरू कर देते हैं। जब वो जी सियोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो जिन उन्हें रोक देता है, लेकिन उसको पता चलता है कि जिन तो खुद ही ईआरपीबी का इंस्पेक्टर है। फिर जिन साफ साफ कह देता है कि आपकी हरकतों की वजह से जी सियोन को गंभीर इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, लेकिन यूजिन की मॉम तो फिर भी खुद को ही सही साबित करने की कोशिश करती है। इसी दौरान यूजिन खुद जी सियोन से मिलने के लिए जाता है और अपनी मॉम के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। पहली बार वो खुलकर बताता है कि उसकी मॉम को गुस्सा कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है। जी सियोन उसकी बातें बड़े ही ध्यान से सुनती है और उसे तसल्ली देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर बाद में जिन यूजिन की मॉम को याद दिलाता है कि यूजिन सच में अपनी टीचर की इज्जत करता है और उन पर भरोसा करता है। तभी कुछ दिनों बाद अथॉरिटीज यूजिन की मॉम के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मिस्टर सियोक मीडिया के सामने आकर वादा करते हैं कि टीचर्स को पहले से ज्यादा सपोर्ट दिया जाएगा और अब वो उनके लिए मेडिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करने की भी बात करते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं जिन पिछले कुछ दिनों से गायुन की मौत के केस पर दोबारा से नजर डाल रहा था। गायुन मिस्टर सियोक और जिन की होने वाली वाइफ थी और उसकी मौत ही ईआरपीबी के बनने की सबसे बड़ी वजह है। इस समय जिन बार बार केस की फाइल्स और सबूतों को देख रहा था और उसको लगता है कि शो नाम के लड़के ने सिर्फ प्यार की वजह से गायुन का मर्डर नहीं किया, शायद इसके पीछे कोई और वजह होगी। तभी मिस्टर सियोक भी वहां पर आ जाते हैं और देखते हैं कि जिन फिर से गायुन के केस पर उलझा हुआ है। फिर वो जिन को समझाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने इमोशंस को फैसलों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। फिर जिन अपनी टीम के 2 मेंबर्स हैनरिम और बोंग को डिनर पर लेकर जाता है। तीनों रेस्टोरेंट की तरफ जा ही रहे थे कि तभी अचानक से उनकी नजर नशे में धुत लड़कों पर पड़ती है जो कि एक गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहे थे। फिर जिन तुरंत उनको रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान एक लड़का किसी लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने लगता है और ये देखते ही हैनरिम सीधा उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन लड़के किसी तरह से गाड़ी भगा कर ले जाते हैं। फिर जिन गाड़ी का पीछा करने लगता है जबकि हैनरिम सड़क पर दौड़ते हुए उनका रास्ता रोकने की कोशिश करती है। तभी जिन उनकी गाड़ी को रोक देता है और हैनरिम गाड़ी के पास पहुंचकर उसकी चाबी निकाल लेती है, लेकिन पकड़े जाने के बाद भी उनके
चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो लड़के बताते हैं कि हम माइनर हैं और हमने वो गाड़ी इसलिए चुराई क्योंकि उसकी चाबी पहले से ही अंदर लगी हुई थी। फिर पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद भी वो इस बात को मजाक बनाकर पेश करते हैं। उनका कहना था कि ये हमारी छोटी सी गलती थी, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर हैन उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है जिसको वो जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले गए थे, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो लड़की भी उन लड़कों की ही साइड लेती है। इसी दौरान एक टीचर पुलिस स्टेशन के अंदर आता है जिसका नाम ली है और ये हियोंजिन मिडिल स्कूल का टीचर है। फिर वो उन लड़कों का गार्डियन बनकर उनके रिलीज पेपर पर साइन कर देता है। फिर पुलिस बताती है कि इन लड़कों ने उल्टा ERPB की टीम के खिलाफ ही चाइल्ड अब्यूज की कंप्लेंट दर्ज करवाई है, जिसके कारण टीचर ली शर्मिंदा होकर माफी मांगता है और बताता है कि ये लड़के हमेशा अपनी उम्र का फायदा उठाते हैं और कानून की कमजोरियों को अपनी ढाल बना लेते हैं। अब ये जो भी घटना हुई उसका रिजल्ट ये निकलता है कि अब ERPB टीम को हियोंजिन मिडिल स्कूल के इन 4 बदमाश स्टूडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करनी थी। अगले दिन जब तीनों स्कूल जाते हैं तो स्कूल में घुसते ही जिन को इन लड़कों का एटीट्यूड समझ में आ जाता है। जिन समझ जाता है कि ये लड़के ऐसा सोचते हैं कि कोई भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि इस समय ये माइनर है और ना ही इनको कोई सजा मिलेगी। तभी हम देखते हैं कि हैनरिम दूसरे स्टूडेंट से बात करती है, लेकिन कोई भी उन 4 लड़कों के खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं करता। फिर हैनरिम बोंग से उस लड़की को ढूंढने के लिए कहती है जो लास्ट नाइट इन लड़कों के साथ थी। उस लड़की का नाम था यूनजिन। तभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान बोंग को स्पेशल मीडिया पर एक फोटो मिलती है जिनमें उन लड़कों में से एक स्कूल के लॉकर एरिया के पास नजर आ रहा था। अब इसी क्लू की हेल्प से टीम उस लॉकर तक पहुंच जाती है। लॉकर खोलते ही सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर किसी ने यूनजिन को बंद करके रखा हुआ था और उसकी बॉडी पर मारपीट के भी निशान थे। फिर हैन उसको बाहर निकालती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। शुरू में यूनजिन कुछ भी नहीं कहती, लेकिन जब हैन उसके बैग में से मिली ड्रग्स के बारे में पूछती है तो वो इमोशनल होकर रोने लगती है। फिर यूनजिन बताती है कि मेरा सपना एक K-pop आइडल बनने का था, लेकिन अपने वेट की वजह से मैं हमेशा परेशान रहती थी। इसी दौरान जियोंग नाम के एक लड़के ने मुझे कुछ पिल्स दी और कहा कि उनसे मेरा वेट कम हो जाएगा। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे मैं उन पिल्स की आदी हो गई। फिर जियोंग ने भी मुझसे पैसे मांगना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे पास पैसे खत्म हो चुके थे। फिर उसने मुझे अपने लिए काम करने पर मजबूर कर दिया। फिर यूनजिन बताती है कि ये स्कूल के बदमाश लड़के अदर स्टूडेंट से ड्रग्स बिकवाते हैं और जो मना करता है उनकी लाइफ को नरक बना देते हैं। मैं कई बार इन लड़कों की स्कूल में कंप्लेंट कर चुकी हूँ, लेकिन थोड़ी सी सजा के बाद ये लड़के वापस आ जाते हैं और पहले से भी ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। फिर हैन उसको भरोसा दिलाती है कि ERPB इस बार उसकी हेल्प जरूर करेगी। फिर जब जिन और हैन का सामना जियोंग से होता है तो भी उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं होता। वो कहता है कि अगर आपके पास सबूत हैं तो मुझे अरेस्ट कर लीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि माइनर होने की वजह से आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन इस बार जिन कुछ अलग ही सोच रहा था। कुछ समय बाद जिन और हैन स्कूल के बाहर ही उन लड़कों को पकड़ लेते हैं और सियोक के ऑर्डर्स पर उन्हें सीधा ही जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है। लेकिन डिटेंशन सेंटर का वार्डन भी इस फैसले से परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि इतने पावरफुल पेरेंट्स वाले बच्चों को अंदर रखना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन सियोक कहते हैं कि अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो ये बच्चे ज्यादा खतरनाक बन जाएंगे। अब उन लड़कों को डिटेंशन सेंटर के अंदर दाखिल कर दिया जाता है और जिन, हैनरिम और बोंग भी वहीं पर स्टाफ के रूम में ज्वाइनिंग ले लेते हैं ताकि इन लड़कों को इनके कर्मों की सही सजा दे सके। अंदर पहुंचते ही हैन लड़कों को चैलेंज देती है कि अगर किसी को भी बाहर जाना है तो पहले मुझे हरा कर दिखाए। फिर लड़के तुरंत उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में हैन सबको जमीन पर गिरा देती है और कहती है कि मैंने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में एक्शन लिया है। अब इस सेंटर में उन लड़कों को असली लाइफ का सामना करना था, जिसमें बोंग उनको पढ़ाई करवाता है ताकि सजा के साथ साथ उनकी स्टडी भी चलती रहे। तभी जिन भी जानबूझकर उनकी मुलाकात कुछ खतरनाक कैदियों से करवाता है। इन कैदियों को रेड पैच इनमेट्स कहा जाता था। जब जियोंग को पता चलता है कि इनमें से कई लोग मर्डर के केस में बंद हैं, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। अब जेल में इन लड़कों से बर्तन भी साफ करवाए जाते हैं। धीरे धीरे इन सब को सभी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और हर समय डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। तभी एक दिन गुस्से में आकर जियोंग एक कैदी को बुरी तरह से पीट देता है, लेकिन वो आदमी कंप्लेंट करने की बजाय बिल्कुल शांत रहता है। वो सिर्फ इतना ही कहता है कि मौका
मौका मिलने पर मैं अपना हिसाब जरूर चुकाऊंगा। तभी जिन उसे बताता है कि उस कैदी का नाम है सुग्योम और वो अपने स्कूल के बुलीज का मर्डर करने के जुर्म में ही जेल में बंद है। वो एक बहुत ही बड़ा सनकी है, इसलिए तुम्हें उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। अब जैसे ही ये बात जियोंग को पता चलती है तो उसका डर और बढ़ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं उन लड़कों के पेरेंट्स एजुकेशन मिनिस्ट्री के बाहर जमा हो जाते हैं। अब वो सियोक पर चाइल्ड अब्यूज का भी आरोप लगाते हैं और मीडिया में जाने की धमकी देते हैं। फिर सियोक उनको नेक्स्ट डे से स्कूल में आने के लिए कहता है। अगले दिन जब पेरेंट्स अपने बेटों से मिलते हैं तो वो लड़के भी अपने पेरेंट्स से रोते हुए घर जाने की भीख मांगने लगते हैं। लेकिन तभी जिन सबके सामने आकर ड्रग्स वाले कांड की सच्चाई बता देता है। फिर जियोंग कहता है कि वो तो सिर्फ वेट लॉस पिल्स थी। फिर ये बात सुनकर जिन वही पिल्स उसके मुंह में भी डाल देता है, जिसके कारण जियोंग डर जाता है और तोते की तरह सच्चाई बोलना शुरू कर देता है। अब सभी को पता चल जाता है कि वो ड्रग्स थी। अब पेरेंट्स पैसा देकर मामला खत्म करना चाहते थे, लेकिन हैन यूनजिन को मीटिंग में लेकर आती है। सियोक कहते हैं फैसला यूनजिन का ही होगा क्योंकि असली विक्टिम तो वही है। लेकिन यूनजिन साफ साफ मना कर देती है कि इन लड़कों ने मेरी स्कूल लाइफ बर्बाद कर दी और मैं इनको कभी भी माफ नहीं करूंगी। फिर गुस्से में आकर जियोंग उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हैन बीच में आकर उसको बचा लेती है। अब इन लड़कों को वापस से डिटेंशन सेंटर के अंदर भेज दिया जाता है। मिस्टर सियोक वादा करते हैं कि ऐसे क्रिमिनल्स के लिए मैं और भी सख्त कानून बनाने की कोशिश करूंगा। फिर जिन भी उन लड़कों को वार्निंग देता है कि अगर तुम लोगों ने सुधरने की कोशिश नहीं की तो तुम सालों तक यहीं पर बंद रहोगे। तभी हमें एक और सच्चाई का पता चलता है कि जिन और सुग्योम ने मिलकर ही उन लड़कों को डराने का प्लान बनाया था ताकि उनको सबक सिखा सके। कुछ दिन बाद जब जियोंग बाहर बैठा हुआ था तो एक कैदी उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है और जैसे ही हमला होने वाला होता है तो अचानक से शो सामने आ जाता है। शो वही लड़का है जिसने गा यून का मर्डर किया था। अब उसने खुद चाकू खाकर जियोंग की जान बचा ली थी और ये देखकर जिन भी हैरान हो जाता है कि इस जैसा इंसान भला किसी दूसरे के लिए अपनी जान कैसे गवा सकता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड में हम देखते हैं डिटेंशन सेंटर का स्टाफ शो को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। अब क्योंकि उसके घाव गहरे नहीं थे इसलिए उसकी जान बच जाती है। तभी हॉस्पिटल में होश में आने के बाद शो की मुलाकात जिन से होती है और फिर वो अपनी नजरें नीचे करके गायुन के लिए माफी मांगता है। पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि मानो उसको शायद सच में अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन जिन उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि जरूर इसके पीछे इसका कोई प्लान होगा। तभी मिस्टर सियोक भी जिन से मिलने के लिए आते हैं क्योंकि उनको पता था कि शो से मिलना जिन के लिए आसान नहीं होगा। इस समय गायुन की यादें जिन के दिमाग से निकल ही नहीं रही थी, लेकिन फिर भी जिन अपने इमोशंस को छुपाकर नॉर्मल दिखने की कोशिश करता है। तभी थोड़ी देर बाद ERPB ऑफिस में एक मीटिंग रखी जाती है जहां एक नया केस सामने आता है। मीटिंग के दौरान ली नाम का एक आदमी ERPB से हेल्प मांगने के लिए आता है। दरअसल ली का बेटा जी यून कई दिनों से गायब है, इसलिए वो बताता है कि मेरा बेटा ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स का आदी हो चुका था। मेरा बेटा एक नॉर्मल हाई स्कूल का स्टूडेंट था, लेकिन धीरे धीरे गैम्बलिंग एप्स पर पैसे लगाने लगा। शुरू में सबको यही लगता था कि ये तो सिर्फ गेम है, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो इसमें पैसे हार रहा है। फिर एक दिन ऐसा वक्त आया जब उसके कर्ज की कीमत 85 मिलियन वॉन तक पहुंच गई, लेकिन हमने भी उसके सारे पैसे चुका दिए और उसको इन सब से दूर कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद जेयून फिर से वही गेम्स खेलने लगा। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने गुस्से में उसका फोन तोड़ दिया, लेकिन जेयून ने अपने दोस्त सियोंग बिन से दूसरा फोन ले लिया और फिर दोबारा से गैम्बलिंग करना शुरू कर दी। लेकिन इस बार उसका कर्ज और भी ज्यादा बढ़ गया और फिर एक दिन वो अचानक से गायब हो गया। उसका फोन बंद आ रहा है और किसी को भी पता नहीं है कि वो कहां पर है। अब केस के बारे में सुनते ही ERPB इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। अब बोंग को अंडरकवर स्टूडेंट बनाकर नेकवॉन हाई स्कूल भेज दिया जाता है जहां उसकी मुलाकात सियोंग बिन से होती है। फिर जल्दी ही बोंग को समझ में आ जाता है कि स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी गैम्बलिंग ऐप के शिकार हो चुके हैं। बाहर से देखने में ये सब एक नॉर्मल मोबाइल गेम लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर स्टूडेंट्स से लाखों वॉन लूटे जा रहे हैं। फिर बोंग अपनी रिपोर्टर जिन और मिस्टर सियोक को देता है। इस बात का पता चलते ही मिस्टर सियोक फैसला करते हैं कि इस रैकेट के पीछे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिर जिन बोंग को इस गेम के असली मास्टरमाइंड के बारे में पता लगाने को कहता है, जिसके कारण बोंग को खुद भी वो गेम खेलनी पड़ती है। फिर सियोंग बिन उसको अपना रेफरल कोड देकर गेम ज्वाइन करवा देता है। शुरू में बोंग लगातार जीतने लगता है,
हर मैच के साथ साथ उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी किस्मत अचानक से पलट जाती है। अब वो पैसे हारने लगता है और जितना ज्यादा वो हारने लगता है उतना ही ज्यादा वो पैसे जीतने की कोशिश भी करता है। फिर धीरे धीरे वो एडिक्शन का शिकार हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे बोंग अपने लॉस के बारे में सियोंगबिन को भी बताता है। फिर सियोंगबिन उसको पैसे उधार देने की बात करता है। असल में वो लोन शार्क्स के लिए काम करता था और इसी तरह स्टूडेंट्स को लोन के चक्कर में फंसाया करता था। वो बोंग को बड़ी ही आसानी से लोन दिलवा देता है, लेकिन उसका ब्याज बहुत ही मोटा था, जो कि एक स्टूडेंट के लिए चुका पाना नामुमकिन है। फिर बोंग ये बात जिन और हैनरिम को भी बताता है और समझाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से 1 मिलियन वॉन का लोन कुछ ही समय में कई करोड़ वॉन हो जाता है। ये बात सुनते ही हैन भी हैरान हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद उसके पास लोन शार्क्स का फोन आता है और वो अपने पैसे मांगते हैं, लेकिन हैन जानबूझकर उनकी बात का मजाक उड़ाकर फोन काट देती है ताकि वो खुद बोंग के पास आए और हम उन्हें पकड़ ले। तभी नेक्स्ट डे बोंग स्कूल के बाहर खड़ा होकर उन लोगों का इंतजार करता है। हैन भी उनके ऊपर नजर रखे हुए थी, लेकिन कुछ देर के लिए जैसे ही उनका ध्यान हटता है तो इसी मौके का फायदा उठाकर लोन शार्क्स बोंग और दूसरे स्टूडेंट्स को भी उठाकर ले जाते हैं। लेकिन पकड़े जाने से पहले बोंग अपना फोन गाड़ी से बाहर फेंक देता है। जब हैन वहां पर वापस आती है तो देखती है कि बोंग तो यहाँ से गायब हो चुका है। अब देखते ही देखते उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो तुरंत जिन को फोन करती है और इस बारे में बता देती है। दूसरी तरफ लोन माफिया स्टूडेंट्स को जबरदस्ती चोरी और लूट करने पर मजबूर करते हैं ताकि उनका कर्ज चुकाया जा सके। दूसरी तरफ जिन, हैन और मिस्टर सियोक सीसीटीवी फुटेज देखकर उनकी तलाश शुरू कर देते हैं। हैन खुद को ही दोष देने लगती है कि मेरी वजह से बोंग मुसीबत में पड़ गया, लेकिन जिन उसको याद दिलाता है कि फिलहाल गिल्ट महसूस करने का वक्त नहीं है, बल्कि बोंग को ढूंढने का वक्त है। तभी रात को बोंग को उनके हाइड आउट में लाया जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात जेयून से होती है। वहां पर और भी कई सारे हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे और उन सबको ऑनलाइन स्कैम मैसेज भेजने पर मजबूर किया जा रहा था। फिर बोंग एक डिवाइस की हेल्प से ईआरपीबी को सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन जेयून उसको रोक देता है और बताता है कि यहाँ पर हर वक्त नजर रखी जाती है। इसी दौरान गैंग के लोग दोनों को बात करते हुए देख लेते हैं और सजा के तौर पर जेयून को भी बुरी तरह से पीटा जाता है। लेकिन इसी दौरान उनकी साइट का सर्वर क्रैश कर जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर बोंग जेयून को बचाने की कोशिश करता है और गैंग को बताता है कि मैं कंप्यूटर्स और सर्वर्स को ठीक कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर क्रिमिनल्स उसको बॉस के पास लेकर जाते हैं। फिर बॉस उसको प्रॉक्सी सर्वर सेट करने का काम देता है। दूसरी तरफ जेयून लगातार काम और मारपीट की वजह से बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि हैन भी ईआरपीबी ऑफिस में सियोंगबिन से पूछताछ कर रही थी। जब वो गैम्बलिंग वेबसाइट को ध्यान से देखती है तो उसको कुछ अजीब से पैटर्न नजर आते हैं। दरअसल बोंग वेबसाइट के अंदर मोर्स कोड में सीक्रेट मैसेज भेज रहा था। फिर मैसेज को डिकोड करते ही उनको हाइड आउट की लोकेशन मिल जाती है और उसके बाद जिन और हैनरिम बिना वक्त गवाए वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर हाइड आउट में घुसते ही वो दोनों क्रिमिनल्स पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा गैंग जमीन पर पड़ा नजर आता है। फिर हैन सबसे पहले बोंग को ढूंढती है और उसको ठीक ठाक देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। फिर हैन स्टूडेंट्स के साथ वहीं पर रुक जाती है, जबकि जिन वहां से बॉस के ऑफिस की तरफ जाने लगता है। लेकिन बॉस तो उसको देखते ही वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उसका पीछा करते हुए उसको पकड़ लेता है। फिर वो उसकी बुरी तरह से पिटाई करता है क्योंकि उसने गैम्बलिंग के जरिए ना जाने कितने स्टूडेंट्स और फैमिलीज को बर्बाद कर दिया। अब आखिरकार पूरी की पूरी गैंग को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेयून को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवा दिया जाता है। फिर हैनरिम बोंग से माफी मांगती है और वादा करती है कि अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा। अगले सीन में हम देखते हैं जेयून के पिता ईआरपीबी का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर जिन जेयून और सियोंगबिन को समझाता है कि तुम्हारी गैम्बलिंग एडिक्शन ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स की जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया। फिर सजा के तौर पर दोनों को बर्तन साफ करने का काम दिया जाता है और इसी दौरान हैन नोटिस करती है कि बोंग खुद भी गेम को पूरी तरह से भुला नहीं पाया। उसको डर था कि कहीं बोंग भी एडिक्शन का शिकार ना हो जाए, इसलिए वो उसको जिन के पास काउंसलिंग के लिए ले जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर सियोक की मुलाकात ओपोजिशन लीडर हवांग से होती है। इन दिनों हवांग की पॉपुलैरिटी लगातार गिर रही थी। फिर गुस्से में वो सियोक पर आरोप लगाता है कि तुमने अपनी मरी हुई बेटी का नाम इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन का फायदा उठाया है। लेकिन मिस्टर सियोक उल्टा उसको ही याद दिलाता है कि आपको अपनी पार्टी की चिंता
चिंता करनी चाहिए क्योंकि आपकी कुर्सी जाने वाली है। ये बात सुनकर हवांग के चेहरे का रंग उड़ जाता है और इसी गुस्से में वो एक ऐसे इंसान से मिलने का फैसला करता है जो सियोक को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, और वो था शो, जिसने गायुन की जान ली थी। फिर दोनों बैठकर गायुन की मौत को सियोक के खिलाफ इस्तेमाल करने की बात करते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 8वें एपिसोड में हम देखते हैं जिन अब भी गायुन की डायरी में लिखी हुई बातों को बड़े ही ध्यान से पढ़ रहा था। डायरी में उसको कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो किसी बड़े रहस्य की तरफ इशारा कर रहे थे। तभी टीवी के सभी न्यूज चैनल्स पर एक खबर दिखाई जाती है कि ईआरपीबी पूरे देश के छात्रों के ब्लड और यूरिन टेस्ट करवा रहा है ताकि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले छात्रों को पकड़ा जा सके। फिर बोंग ईआरपीबी ऑफिस में जिन और हैन को सियोंगयोन हाई स्कूल के बारे में जानकारी देता है कि ये देश के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक था। यहाँ से हर साल कई छात्र सीधा मेडिकल कॉलेज और खास करके SNU में दाखिला पाते थे, लेकिन अब इस स्कूल का नाम खराब हो गया है। तभी मिस्टर सियोक को शक होता है कि इस स्कूल में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, इसलिए वो ईआरपीबी को वहां पर जांच करने के आदेश देता है। बोंग बताता है कि स्कूल के ज्यादातर छात्र अपने माता पिता द्वारा डाले गए पढ़ाई के दबाव से जूझ रहे हैं। उनकी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई, टेस्ट और रैंक पर ही सीमित होकर रह गई है। कुछ दिनों के बाद स्कूल में एक महत्वपूर्ण क्वालिफायर परीक्षा आयोजित की जाती है। ईआरपीबी की टीम भी वहां पर निगरानी के लिए मौजूद थी। तभी परीक्षा के दौरान हियोनमिन नाम का एक छात्र अचानक से बेचैन होने लगता है क्योंकि वो स्कूल के टॉप छात्रों में शामिल होना चाहता था, लेकिन लगातार दबाव की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। फिर पेपर लिखते समय उसकी नाक से खून बहने लगता है। फिर टीचर उसको तुरंत मेडिकल रूम में ले जाते हैं, लेकिन उसकी माँ को तो उसकी सेहत की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी क्योंकि वहां पर पहुंचते ही वो उसे जगाती है और एक गोली खिलाकर वापस से परीक्षा में भेज देती है। उसके लिए अपने बेटे की तबीयत से ज्यादा उसके नंबर्स मायने रखते थे। फिर क्लास खत्म होते ही ईआरपीबी सभी छात्रों को रुकने के लिए कहता है क्योंकि अब ड्रग स्कैनिंग होने वाली थी। फिर हियोनमिन फोन पर यह बात अपनी माँ को भी बता देता है, जिसके बाद वो गुस्से से भर जाती है और दूसरे पेरेंट्स को फोन करना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में कई सारे पेरेंट्स स्कूल में पहुंच जाते हैं और सभी का कहना था कि ईआरपीबी छात्रों का समय बर्बाद कर रही है, जबकि उनको इस समय कोचिंग और ट्यूशन पर होना चाहिए था। लेकिन जिन किसी की भी बात नहीं सुनता, वो साफ साफ कह देता है कि टेस्ट पूरा होने तक कोई भी स्टूडेंट यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और जो भी टेस्ट देने से इनकार करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिर वो पेरेंट्स को चेतावनी भी देता है कि अगले दिन बच्चों को हॉस्पिटल जरूर भेजें। दूसरी तरफ हवांग जेल में शो से मिलने के लिए जाता है और फिर वो दोनों मिलकर मिस्टर सियोक और जिन को बदनाम करने के तरीके खोजने लगते हैं। इसी दौरान कुछ न्यूज चैनल्स पर जिन के पुराने मामलों को दिखाया जाने लगता है क्योंकि मीडिया ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि जिन छात्रों के साथ जरूरत से ज्यादा ही सख्ती कर रहा है। नेक्स्ट डे जिन, हैन और बोंग स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं जहां उनके सैंपल लिए जाने थे। तभी इसी दौरान हियोनमिन की मां को उसके रिजल्ट के बारे में पता चलता है कि उसको B ग्रेड मिला है और ये देखकर वो बुरी तरह से नाराज हो जाती है। फिर हियोनमिन उससे माफी मांगता है, लेकिन वो तो उस पर चिल्लाने लगती है कि अगर तुमने समय पर दवा ली होती तो आज तुम्हारा रिजल्ट और भी बेहतर आता। ये बात सुनकर हियोनमिन और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अब कहानी पास्ट में जाती है जहां हमें पता चलता है कि हियोनमिन की मां हमेशा से ही उसको डॉक्टर बनाना चाहती थी। एक एजुकेशन कंसल्टेंट ने उसको बताया था कि उसका बेटा दूसरे बच्चों से पीछे चल रहा है। बस तभी से उसने हियोनमिन की पूरी जिंदगी अपने नियंत्रण में ले ली। फिर पूरी फैमिली गैंगनम शिफ्ट हो गई। लोंडे की महंगी कोचिंग भी लगवाई गई। अब उस पर हर समय पढ़ाई का दबाव डाला जाने लगा। अब उसकी माँ उसको ठीक से नींद भी नहीं लेने देती थी। कई बार तो वो उसके खाने तक को भी नियंत्रित करती थी क्योंकि उसको लगता था कि अगर हियोनमिन ने एक भी मिनट बर्बाद किया तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी हियोनमिन की पढ़ाई में सुधार नहीं आया। तभी इसी दौरान उसकी माँ की मुलाकात डाहुई नाम की एक स्टूडेंट की माँ से होती है और वो उसको कुछ ऐसी गोलियों के बारे में बताती है जिसको खाने के बाद बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। फिर जब हियोनमिन की माँ उसको वो गोलियां देना शुरू करती है तो उसके भी बढ़िया नंबर्स आने लगते हैं और ये देखकर वो और भी उत्साहित हो जाती है। फिर धीरे धीरे वो और भी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ढूंढने लगती है और एक दिन ऐसा आता है जब वो ऑनलाइन अवैध ड्रग्स खरीदना शुरू कर देती है। अब नंबर्स तो बढ़ते जाते हैं लेकिन हियोनमिन अंदर से टूटता जाता है। अब उसकी मानसिक और शारीरिक हालत
लगातार बिगड़ने लगती है, लेकिन उसकी माँ को इसकी कोई भी परवाह नहीं थी। वो तो बस नंबर्स के पीछे पड़ी थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि जिन सभी पेरेंट्स के सामने एक चौंकाने वाला सच बताता है और बताता है कि जिन गोलियों को वो मन लगाकर पढ़ाई करने वाली दवा समझ रहे हैं वे असल में ADHD की दवाइयां हैं। साउथ कोरिया में बिना अनुमति इनका इस्तेमाल करना गैर कानूनी है और इतना ही नहीं, ऐसा करके पेरेंट्स ने नारकोटिक लॉ का भी उल्लंघन किया है। अब ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी इसी दौरान एक डॉक्टर जिन को बताता है कि हियोनमिन की मेडिकल रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा खराब आई है क्योंकि उसकी बॉडी पर इन ड्रग्स का बहुत ही गहरा असर पड़ा है। फिर जब ERP भी हियोनमिन और उसकी माँ को ढूंढने के लिए जाती है तो देखते हैं कि वो दोनों गायब हो चुके हैं। फिर जिन, हैन और बोंग समझ जाते हैं कि मामला अब बेहद गंभीर हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि हियोनमिन की माँ उसको बिगड़ती हुई हालत के बावजूद पढ़ाई करने के लिए मजबूर कर रही थी। उसके लिए CSAT की परीक्षा अब भी सबसे महत्वपूर्ण थी। फिर परेशान होकर हियोनमिन और दवाइयां मांगता है, लेकिन ऐन मौके पर जिन उनके अपार्टमेंट में पहुंच जाता है, लेकिन उसकी माँ दरवाजा खोलने से इनकार कर देती है। तभी हियोनमिन फिर से दवा लेने की कोशिश करता है, लेकिन हैन जबरदस्ती अपार्टमेंट के अंदर घुसकर उसको रोक लेती है। फिर उसकी माँ का सामना जिन से होता है और वो उस पर अपने बेटे को अवैध ड्रग्स देने का आरोप लगाता है। फिर उसकी माँ सफाई देते हुए कहती है कि मुझे इन दवाइयों के नुकसान का अंदाजा नहीं था, लेकिन जिन उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होता। वो कहता है कि इतने सारे चेतावनी संकेत मिलने के बाद भी आपने उन सब को नजरअंदाज कर दिया। आपके लिए अपने बेटे की खुशी से ज्यादा उसके नंबर्स मायने रखते हैं। तभी कुछ समय बाद हियोनमिन को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, जबकि उसकी माँ को हाउस अरेस्ट में रखा जाता है। फिर हैन बोंग की तारीफ करती है क्योंकि उसकी जांच की वजह से हियोनमिन की जान बच गई। लेकिन जिन यहीं पर नहीं रुकता। वो हियोनमिन की माँ को वही दिनचर्या अपनाने पर मजबूर करता है जो वो सालों से अपने बेटे पर थोपती आ रही थी। अब वो उसको कम सोने देता है, उसके खाने को भी नियंत्रित करता है और लगातार उस पर दबाव बनाता है। इतना कुछ सहने के बाद जाकर उसको एहसास होता है कि उसने अपने बेटे के साथ कितना कठोर व्यवहार किया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हियोनमिन ड्रग्स छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। फिर बोंग उसके पास बैठकर उसका हौसला बढ़ाता है। हियोनमिन बताता है कि मैंने कई सालों तक अपनी माँ के सपनों को पूरा करने की कोशिश की। कई बार तो मैंने खुद को खत्म करने के बारे में भी सोचा, लेकिन धीरे धीरे वो गोलियां ही मेरा सहारा बन गई। जब भी मैं उनको खाता था मेरे मन में मरने के विचार कुछ समय के लिए दूर हो जाते थे। फिर बोंग उसको समझाता है कि अपनी माँ को निराश करना कोई अपराध नहीं है। सबसे पहले तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। फिर जब हियोनमिन कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं भविष्य में क्या बनना चाहता हूँ, तो बोंग उसको हॉस्पिटल की लाइब्रेरी में लेकर जाता है और कहता है कि शायद तुम्हें पहली बार यहाँ कुछ ऐसा तलाशना चाहिए जो तुम्हें सच में पसंद हो। दूसरी तरफ हियोनमिन की माँ लगातार जिन से माफी मांगती रहती है, लेकिन जिन उसको आसानी से माफ नहीं करता, बल्कि रियलाइज करवाता है कि हियोनमिन ने अपनी पूरी लाइफ आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुर्बान कर दी। फिर काफी मिनटों के बाद आखिरकार जिन उसको हॉस्पिटल ले ही जाता है। फिर वहां पर माँ और बेटे की मुलाकात होती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी माँ का पहला सवाल CSAT की परीक्षा के बारे में ही था, ना कि अपने बेटे की सेहत के बारे में। लेकिन इस बार हियोनमिन चुप नहीं रहता। वो साफ साफ कह देता है कि मैं मेडिकल स्कूल नहीं जाना चाहता, फिलहाल मुझे ठीक होना है। फिर वो अपनी माँ को समझाता है कि आप मेरे भविष्य की चिंता मत कीजिए, बल्कि मेरे सपनों के बारे में सोचिए। तभी कुछ समय बाद मिस्टर सियोक मीडिया के सामने आते हैं और स्टूडेंट्स के बीच बढ़ रहे ड्रग्स और ADHD दवाइयों के गलत उपयोग पर बात करते हैं और साथ में घोषणा करते हैं कि अब बड़े एग्जाम से पहले ड्रग टेस्टिंग और भी सख्त की जाएगी। इसी दौरान जिन उन दवाइयों को बड़े ही ध्यान से देख रहा था, तभी अचानक उसको कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको वो पहले भी देख चुका था और यही चीज गायुन की डायरी में भी लिखी हुई थी। दूसरी तरफ मिस्टर हुआंग अपनी राजनीति ताकत का इस्तेमाल करके शो को जेल से पैरोल पर बाहर निकलवा लेता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 9th एपिसोड में हम देखते हैं शो के स्कूल लौटने की खबर पूरे देश में फैल जाती है। अब एक तरफ मीडिया और पब्लिक इस फैसले पर सवाल उठा रहे थे, तो दूसरी तरफ ERPB ऑफिस में भी माहौल काफी गंभीर था। तभी मिस्टर सियोक, हैन और बोंग इस पूरे मामले पर बात करते हैं, लेकिन जब शो की रिलीज के बारे में सवाल पूछा जाता है तो मिस्टर सियोक कोई भी कमेंट करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये मामला बहुत ही सेंसिटिव है। दूसरी तरफ जिन खुद शो से मिलने के लिए उसके स्कूल में जाता है, क्योंकि शो अब जेल से निकलने के बाद दोबारा से स्कूल की पढ़ाई शुरू कर रहा था।
फिर जिन उसको साफ साफ कह देता है कि मैं तुमसे किसी पर्सनल वजह से मिलने के लिए नहीं आया, बल्कि एक ईआरपीबी इंस्पेक्टर के रूप में अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आया हूँ। जिन बताता है कि कुछ समय तक तुम पर नजर रखी जाएगी ताकि ये बात कंफर्म हो सके कि तुम स्कूल के माहौल में वापस से रहने के लायक हो या नहीं। अब स्कूल में भी शो की लाइफ आसान नहीं होती। ज्यादातर स्टूडेंट्स उसको खूनी कहकर बुलाते हैं, कई तो उसके पास बैठना तक पसंद नहीं करते, लेकिन शो भी ऐसा दिखाता है जैसे उसको इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी इसी दौरान उसकी नजर कुछ स्टूडेंट्स पर पड़ती है जो हमेशा एक साथ बैठकर मोबाइल गेम्स खेल रहे थे। तभी कुछ दिन बाद शो खुद ईआरपीबी ऑफिस पहुंच जाता है। जब हैन उसको देखती है तो गुस्सा हो जाती है और फिर वो उसको तुरंत धक्के मारकर बाहर निकालने लगती है, लेकिन मिस्टर सियोक उसको शांत रहने के लिए कहते हैं। शो बताता है कि मेरे स्कूल में एक स्टूडेंट को कुछ लड़के परेशान करते हैं। फिर वो बात करते समय जानबूझकर गायुन का भी नाम लेता है। उसका मकसद मिस्टर सियोक और जिन को इमोशनल करना था, लेकिन फिर भी दोनों बिल्कुल शांत रहते हैं। तभी हैनरिम कहती है कि मुझे शो पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि शो हमारे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। जरूर ये उसका कोई प्लान होगा। लेकिन जिन कहता है कि अगर कंप्लेंट आई है तो इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही होगी। इसलिए वो जिनवोन हाई स्कूल पहुंच जाता है। वहां पर उसकी मुलाकात सियोंगू के टीचर से होती है। टीचर का कहना था कि स्कूल में बुलिंग जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन को ये बात हजम नहीं होती, इसलिए वो सियोंगू से अकेले में बात करता है। लेकिन सियोंगू भी उनको कुछ नहीं बताता। बात करते वक्त जिन एक अजीब सी चीज नोटिस करता है और वो ये थी कि सियोंगू के दोस्त उसके मोबाइल हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि फ्री के इंटरनेट पर गेम्स खेल सके। अब ये देखकर जिन समझ जाता है कि स्टोरी इतनी भी सिंपल नहीं है जितनी सामने पेश की जा रही है। लेकिन फिर सियोंगू अपने दोस्तों का बचाव करते हुए कहता है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, आपको हमारे मामले में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी तरफ हैन और बोंग अलग से ही अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। वो दोनों एक साइबर कैफे में जाते हैं जहां उन्हें कुछ सबूत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान कैफे का ओनर बोंग को पहचान लेता है। इसलिए बोंग अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी नहीं रख पाता। लेकिन इतने में हैन चुपके से लीची नाम की एक स्टूडेंट का फोन हासिल कर लेती है। डाटा चेक करने पर उसके सामने एक बड़ी सच्चाई आती है कि लीची और उसके दोस्त सियोंगू का ही इस्तेमाल करते हैं। और इतना ही नहीं, वो उसके अकाउंट और इंटरनेट का यूज करके लोगों के साथ ऑनलाइन स्कैम भी करते हैं, जिसका नुकसान सियोंगू को ही उठाना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक विक्टिम जिसके साथ स्कैम हुआ था, वो सियोंगू को पकड़कर पीट देता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके साथ स्कैम करने वाला कोई और नहीं बल्कि सियोंगू ही है। फिर नेक्स्ट डे सियोंगू लीची से पैसे मांगता है ताकि उस विक्टिम का पैसा वापस कर सके, लेकिन लीची तो साफ इनकार कर देता है। फिर जब सियोंगू की मॉम लीची की मॉम से शिकायत करती है तो मामला और भी उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि अब लीची सियोंगू की आईडी का इस्तेमाल करके अपनी ही बहन को गंदी वीडियो भेज देता है और सभी को बताता है कि सियोंगू मेरी बहन को परेशान करता है। फिर ये बात सुनकर दोनों फैमिलीज के बीच में तनाव और भी बढ़ जाता है। तभी घर पहुंचकर सियोंगू की मॉम अपने बेटे से पूरी सच्चाई बताने को कहती है, लेकिन सच बताने के बावजूद उसकी मॉम उस पर यकीन ही नहीं करती। अब आखिर में सियोंगू फैसला करता है कि वो ये सारी बात जिन को बताएगा, लेकिन इससे पहले ही लीची एक नया खेल खेल देता है। वो स्कूल में कंप्लेंट फाइल कर देता है कि सियोंगू ही असली बुली है। अब स्कूल वायलेंस कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें जिन भी शामिल होता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि कमेटी पहले से ही लीची को विक्टिम और सियोंगू को बुली मान चुकी थी। सियोंगू बार बार कहता है कि परेशान तो मुझे किया जा रहा है, ना कि मैं दूसरों को करता हूँ, लेकिन कमेटी वाले उससे सबूत मांगते हैं। अब कई कमेटी मेंबर्स लीची की साइड लेते हैं और उनका कहना था कि लीची के दोस्तों ने सियोंगू को पैसे दिए थे जो कि अब वो वापस नहीं कर रहा। तभी लीची का लॉयर कहता है कि सियोंगू को माफी मांग लेनी चाहिए। अब सियोंगू इतना परेशान हो जाता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर गायब हो जाता है। फिर जिन उसके पीछे जाकर उसको हिम्मत देता है और वादा करता है कि ईआरपीबी तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाएगा। फिर वो एक नया प्लान बनाता है। अब वो हैन को अंडरकवर स्टूडेंट बनाकर जिनवोन हाई स्कूल में भेज देता है। अब हैन धीरे धीरे करके लीची और उसके ग्रुप के करीब पहुंच जाती है। वो जानबूझकर उनको अपने सोशल मीडिया अकाउंट और वाईफाई का एक्सेस देती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि लीची और उसके दोस्त उसके अकाउंट का गलत फायदा उठाते हैं या नहीं। अब जैसा लीची ने सोचा था वही होता है। वो लोग उसके अकाउंट और इंटरनेट का गलत फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। तभी हैन उनके फोन में एक ऐसा बग सेट करती है जिससे बोंग रिमोटली सब कुछ देख पा रहा था। अब बोंग उनके अकाउंट का इस्तेमाल करके सेम वही स्कैम करना शुरू कर देता है
जो पहले वो सियोंगू के साथ किया करते थे। कई दिनों तक लीची हो और उसके दोस्त वही परेशानी झेलते हैं जो अब तक सियोंगू झेलता आ रहा था। अब आखिर में लीची का सब्र टूट जाता है और वो समझ जाता है कि ये सब कुछ नई स्टूडेंट हैन की वजह से ही हो रहा है। उसी ने हमारे फोन हैक करवाए हैं। फिर वो सीधा ही हैन के पास जाकर गुस्सा करने लगता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि हैन भी इसी पल का इंतजार कर रही थी। फिर वो तुरंत उस पर हरासमेंट का आरोप लगा देती है और कहती है कि अब मामला स्कूल वायलेंस कमेटी तक जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर जिन पहुँच जाता है। इस बार उसके पास सबूत भी थे, इसलिए वो भी लीची पर हैन को परेशान करने का आरोप लगाता है। लेकिन लीची हो गुस्से में सब कुछ झुठलाने लगता है और कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर जिन उसको याद दिलाता है कि तुमने भी सियोंगू के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया था। फिर जिन सबके सामने हैन की असली पहचान बता देता है कि ये कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि ERPB इंस्पेक्टर है। ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद जिन स्कूल वायलेंस कमेटी को भी बंद करवा देता है, क्योंकि उसका कहना था कि जब कमेटी सही इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकती तो उसके होने का भी कोई मतलब नहीं बनता। अब लीची हो और उसकी फैमिली सबके सामने शर्मिंदा हो जाते हैं और सियोंगू के ऊपर से लगाए गए सारे इल्जाम भी साफ हो जाते हैं। फिर सियोंगू और उसकी मॉम ERPB का दिल से शुक्रिया अदा करती है। अब इस बात को लेकर शो भी जिन का शुक्रिया करता है कि आपने मेरी कंप्लेंट को सीरियस लिया। फिर केस खत्म होने के बाद सब लोग स्कूल से वापस लौट आते हैं। तभी रात को जिन एक बार में से मिस्टर सियोक को घर पर छोड़ने के लिए जाता है। फिर रास्ते में दोनों गायुन को याद करने लगते हैं। आज काफी समय बाद ये दोनों गायुन को लेकर बातचीत कर रहे थे। दूसरी तरफ लीची हो गुस्से में शो के पास जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। लीची कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें पता चलता है कि सियोंगू के खिलाफ काउंटर कंप्लेंट करने का आइडिया भी शो ने ही दिया था। अब लीची हो को लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और इस बर्बादी के लिए वो शो और ERPB दोनों को ही जिम्मेदार मानता है। इस समय शो चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। तभी अचानक से वो एक ऐसा काम कर डालता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो लीची हो को स्कूल की बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और कुछ ही देर में ये खबर पूरे इंटरनेट पर फैल जाती है। फिर नेक्स्ट डे शो सीधा ही मिस्टर हुआंग के ऑफिस में जाता है और वहाँ पर एक रिकॉर्डिंग का हिस्सा छोड़कर चला जाता है। रिकॉर्डिंग में लीची हो बोल रहा था कि ERPB ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और ये सब देखकर मिस्टर हुआंग भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब तुरक का पता मिस्टर हुआंग के ही हाथ में था, क्योंकि वो कभी भी इस रिकॉर्डिंग को मीडिया के सामने लाकर ERPB को बंद करवा सकता था। कुछ समय बाद मिस्टर हुआंग एक हॉस्पिटल में जाता है जहां पर लीची हो का इलाज चल रहा था। फिर वहां पर वो मीडिया के सामने मिस्टर सियोक और ERPB पर आरोप लगाता है कि उनकी वजह से एक स्टूडेंट ने अपनी जान देने की कोशिश की। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं लीची हो के बिल्डिंग से गिरने वाले इंसिडेंट के बाद पूरा देश ERPB के खिलाफ हो जाता है। मीडिया, पॉलिटिशियंस और सोशल मीडिया सब जगह बस एक ही बात चल रही थी कि ERPB ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। इस समय जिन और बोंग मिलकर लीची हो के केस की इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे थे। बोंग CCTV फुटेज चेक करता है, लेकिन उसको ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिलती जिससे सच्चाई का पता चल सके। फुटेज में बस यही दिखाई देता है कि लीची हो छत पर किसी से बात कर रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ वो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। अब दोनों को समझ में ही नहीं आता कि उस रात असल में क्या हुआ था। फिर जिन स्कूल में शो से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसको पूरा शक था कि जरूर इन सब के पीछे शो का ही हाथ होगा। वो यहाँ पर किसी बड़े प्लान के साथ आया है। फिर जिन उस पर आरोप लगाता है कि तुम जानबूझकर ERPB को बंद करवाना चाहते हो ताकि तुम अपना ड्रग का बिजनेस आराम से चला सको। लेकिन शो तो जिन को चिढ़ाने के लिए एक बार फिर से गायुन का नाम लेकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। अब ये बातें सुनकर जिन खुद को रोक ही नहीं पाता और गुस्से में शो के मुंह पर जोरदार मुक्का मार देता है। लेकिन ये भी शो की चाल थी, क्योंकि इस इंसिडेंट की वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। अब मीडिया वाले इसे ERPB की ब्रुटैलिटी का नया सबूत बताने लगते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ERPB को टेम्परेरी तौर पर बंद कर दिया जाता है। अब मिस्टर हुआंग भी चुप नहीं बैठते, बल्कि वो भी मीडिया के सामने आकर ERPB को एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन बताने लगते हैं। और तो और अब स्टूडेंट्स भी ERPB के खिलाफ होने लगते हैं। और हैरानी की बात तो ये थी कि अब कई स्टूडेंट्स शो को विक्टिम मानकर उसका सपोर्ट करने लगते हैं। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है,
जहां हमें पता चलता है कि जब गायुन जिंदा थी तब वो भी शो को सुधारने की कोशिश किया करती थी। वो हर रोज उसको स्कूल में आने के लिए मजबूर करती थी, उसको समझाती थी कि गैंगस्टर्स के साथ रहकर तुम अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। अब शो बाहर से तो नॉर्मल दिखने की कोशिश करता था, लेकिन अंदर से वो उतना ही परेशान हो गया था। फिर आखिरकार उसने एक नया प्लान बनाया। उसने स्कूल के स्टूडेंट्स को ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका सोचना था कि अगर वो पैसे कमाने लगेगा तो उसका दिमाग बिजी रहेगा और गायुन भी उसको अकेला छोड़ देगी। शुरू में गायुन को लगता है कि शो सच में बदल गया है, लेकिन एक दिन शो के बैग में से उसे ड्रग मिल जाते हैं। फिर वो बिना सोचे समझे सारे ड्रग्स अपने पास जब्त कर लेती है और ये देखकर शो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर एक दिन गुस्से में आकर वो मिस गायुन को स्कूल के बाद क्लास में बुलाता है और वहीं एक चाकू लेकर उसकी जान ले लेता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि शो अपने ड्रग्स का नेटवर्क और भी बड़ा करने लगा था और वैसे भी ईआरपीबी तो बंद हो चुकी थी, इसलिए अब उसके रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं बची थी। अब वो स्कूल के स्टूडेंट्स का इस्तेमाल ड्रग ट्रांसपोर्ट के लिए करने लगा था, जिनमें सांगू भी शामिल था। अब वो अपनी हर डिलीवरी के बदले स्टूडेंट्स को कमीशन दिया करता था। अब धीरे धीरे उसका नेटवर्क और फैलने लगता है। तभी स्योंगू नोटिस करता है कि कई सारे स्टूडेंट्स ड्रग्स लेने की वजह से अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं और उसको एहसास होता है कि सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। इसलिए वो जिन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन शो और उसके लोग उसको रोक देते हैं। तभी एक बड़ी सच्चाई हमारे सामने आती है। असल में जिन ने शो को गुस्से में नहीं मारा था, बल्कि ये सब एक प्लान का हिस्सा था। जिन जानता था कि शो ईआरपीबी को अपना दुश्मन मानता है, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि शो अपनी असली चाल चल सके। फिर ईआरपीबी के बंद होते ही शो को लगने लगता है कि अब उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और यही तो जिन चाहता था कि शो ऐसा सोचे। अब वो एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू करता है और इस मिशन में वो उन टीचर्स की भी हेल्प लेता है जिन्हें ईआरपीबी ने पहले बचाया था। तभी मिस्टर सियोक खुद उन टीचर से कांटेक्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहले जी सियोन हेल्प के लिए तैयार हो जाती है। अब धीरे धीरे करके और भी कई सारे टीचर्स इस ऑपरेशन का हिस्सा बन जाते हैं। वो स्कूल से ड्रग इकट्ठा करके सीक्रेटली ईआरपीबी तक पहुंचाने लगते हैं। अब हैन और बोंग भी अंडरकवर काम कर रहे थे। वो स्टूडेंट्स के बीच में घुसकर ड्रग सप्लायर्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान बोंग को एक आइडिया आता है। वो सियोंग और इन ब्योम की हेल्प लेता है। फिर दोनों मिलकर ड्रग डीलर से इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस करते हैं कि शो का स्टॉक खत्म होने लगता है। इस वजह से ड्रग स्टूडेंट तक पहुंच ही नहीं पाता। कुछ समय बाद मिस्टर सियोक मीडिया के सामने शो के नेटवर्क का पर्दाफाश कर देते हैं और पूरे देश को पता चल जाता है कि स्कूल के स्टूडेंट्स के जरिए ड्रग्स का एक बड़ा बिजनेस चलाया जा रहा है। अब ईआरपीबी को दोबारा से काम करने की परमिशन मिल जाती है और इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू हो जाती है। जिन और उसकी टीम जिन वॉन हाई स्कूल जाते हैं, लेकिन शो पहले ही अलर्ट हो चुका था, इसलिए वो और उसके साथी ड्रग्स गायब करके वहां से भागने लगते हैं। तभी ऑपरेशन के दौरान एक प्रॉब्लम और खड़ी हो जाती है। हैन गलती से ड्रग्स के कांटेक्ट में आ जाती है और उसका असर हैन पर भी होने लगता है। फिर नशे की हालत में वो शो के लोगों पर टूट पड़ती है, लेकिन वो सभी गुंडे हैन की ही पिटाई कर देते हैं। तभी बोंग उसको संभालने की कोशिश करता है, जबकि जिन अकेला ही शो को पकड़ने के लिए जाता है। आखिर में शो उसके सामने आ ही जाता है और अब वो समझ गया था कि यहाँ से बचकर निकलना मुश्किल है, इसलिए वो सियोंगू को चाकू की नोक पर पकड़ लेता है। फिर वो जिन को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं इस बावली बूझ को मार डालूंगा, लेकिन जिन नहीं रुकता, इसलिए शो चाकू निकालकर उस पर हमला कर देता है। इसी दौरान शो का एक साथी भी सियोंगू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिन सियोंगू के सामने आ जाता है, जिसके कारण चाकू जिन को लग जाता है। इतने में हैन भी वहां पर पहुंच जाती है और उस हमलावर को रोक लेती है। अब खून से लथपथ होने के बावजूद जिन खड़ा रहता है और वो शो पर टूट पड़ता है। फिर शो बुरी तरह से मार खाता है। मार खाते खाते भी वो गायुन की आखिरी बातों का जिक्र करता है ताकि जिन का गुस्सा और भड़क जाए, लेकिन इस बार जिन अपना कंट्रोल नहीं खोता। वो शो से कहता है कि अगर मुमकिन हो तो एक दिन अपनी लाइफ को दोबारा से बनाने की कोशिश करना, क्योंकि गायुन भी तुमसे यही चाहती थी। अब शो को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाता है। मिस्टर सियोक जब ये सब कुछ देखते हैं तो पहले तो वो काफी शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जख्मी जिन पर पड़ती है तो वो भी अपना आपा खो देते हैं। फिर वो खुद शो पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी टीम बड़ी ही मुश्किल से उनको संभालती है। फिर कुछ दिनों के बाद मिस्टर सियोक देश के नाम एक स्पीच देते हैं और सभी को टीचर्स और स्टूडेंट्स के सैक्रिफाइस के बारे में भी बताते हैं और वादा करते हैं कि ईआरपीबी हमेशा विक्टिम्स की रक्षा करेगी, चाहे विक्टिम टीचर हो या स्टूडेंट हो या फिर उनके पेरेंट्स।
फिर केस खत्म होने के बाद जिन, मिस्टर सियोक, हैन और बोंग चारों मिलकर गायुन की कब्र पर जाते हैं और वहां पर उसको श्रद्धांजलि देते हैं। इसी दौरान जिन और मिस्टर सियोक नोटिस करते हैं कि हैन और बोंग एक दूसरे को देखकर थोड़ा ऑकवर्ड बिहेव कर रहे थे। शायद दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और इस बात का उनको खुद को भी कोई अंदाजा नहीं था। तभी कुछ दिनों के बाद कांगजू हाई स्कूल में एक नया इंसिडेंट सामने आता है, जहां बोंग खुद को जिन की तरह दिखाने की कोशिश करता है। फिर ब्लैक ड्रेस पहनकर वो एक बुली को सबक सिखाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन सामने वाले स्टूडेंट्स को देखकर उसकी हवा टाइट हो जाती है। तभी हैन वहां पर आती है और दोनों मिलकर बुलिस का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला लफंगा बहुत ही लंबा था, इसलिए उससे निपटना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तभी हमेशा की तरह जिन की एंट्री होती है और उसके आते ही सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर हुआंग भी अपने किए की सजा भुगत रहा था। अब उसको शो के साथ मिलकर काम करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जाते जाते वो मिस्टर सियोक को धमकी देता है कि जेल से निकलने के बाद मैं बदला जरूर लूंगा, लेकिन मिस्टर सियोक उसकी बकवास को इग्नोर नहीं करते, बल्कि उसको एक जोरदार मुक्का जड़ देते हैं और इसी जोरदार मुक्के के साथ टीच यू ए लेसन का सीजन खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे और भी अच्छी अच्छी सीरीज लाने की मोटिवेशन मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।